जेएनयू ही क्यों एक गढ़ बना रहता है इस तरीके की एक्टिविटीज़ के? ये फ्रिंज है, वहाँ पे फ्रिंज एलिमेंट रह गया है। 2010 में सीआरपीएफ के कई 32 जवान जो हैं वो मारे गए थे दंतेवाड़ा में, और उस समय वहाँ पे जो है जेएनयू के अंदर कुछ छात्रों के द्वारा वहाँ मिठाई का वितरण किया गया था। प्रोफेसर निवेदिता मेनन का रिटायरमेंट हुआ है जेएनयू से। एक स्टेटमेंट आती है प्रोफेसर मेनन की, वो कहती हैं कि एनईपी जो एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के लिए कह रही हैं कि इसकी मंशा है सैफ्रनाइजेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम। वेस्टर्न ट्रैजेक्टरी जो फेमिनिज्म को लेकर के रही है, महिला सशक्तिकरण को लेकर के रही है, उससे ऐसा क्या हुआ भारत में कि उससे इंस्पिरेशन लेने की ज़रूरत पड़ी? अगर आप देखें वेस्ट में जो प्रचलन चढ़ा, जिसमें कि बार बार महिलाओं ने अपनी जो है मुक्ति की बात करी, नारी मुक्ति की बात करी उन्होंने, वही भारत में जो फेमिनिज्म आया वो नारी मुक्ति की बात करने लगा, बिल्कुल उसी टोन में जैसे पश्चिम में ये बात हो रही थी। मुस्लिम महिलाएं इन पर्टिकुलर, उनके राइट्स क्या हैं, अभी सिचुएशन क्या है? हलाला जैसे एक इशू हो गया जो उनका शरिया लॉ है। जेपी कृपलानी जी जो उस समय के बड़े समाजवादी जो है चेहरा थे, उन्होंने इस बात को कहा नेहरू जी को कि आप इसमें मुस्लिम महिलाओं को क्यों वंचित रख रहे हैं, ये आप तो एक थियोक्रेटिक स्टेट बनाने का सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को भी आज अपनी जो रूढ़िवादी जो धार्मिक प्रथाएं हैं उनको कहीं ना कहीं स्वयं ही उन्हें एक अंतरावलोकन करने की आवश्यकता है, इंट्रोस्पेक्शन करने की आवश्यकता है। जब मैं बात करती हूँ मैत्री, मैं बात करती हूँ विशंभरा, अपाला, गार्गी, लोपामुद्रा, हमारी तो संस्कृति ऐसी रही है जिसमें कि पूजा भी अगर आप कर रहे हैं भारत अपने घर में कहीं भी कर रहे हैं तो आप एक दंपति के रूप में स्त्री का होना बहुत आवश्यक है। अगर आप आज के भी संदर्भ में देखें तो बहुत सारे जो विषय हैं उनको किस तरह से संबोधित करना है, लोकमाता अहिल्याबाई होलकर ने कैसे अपना राज्य चलाया, वहाँ से उससे प्रेरणा ली जा सकती है। ऐसा कौन सा चेहरा है जो आपके अकॉर्डिंग आपको लगता है कि लोगों को उनके बारे में पता चलना चाहिए? तो रानी अब्बक्का का मैं यहाँ जरूर उल्लेख करना चाहूँगी। नमस्कार, जागरण मंथन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ स्मृति रस्तोगी। आज के इस पॉडकास्ट को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि टॉपिक और सब्जेक्ट्स जिनको आज हम कवर करने वाले हैं वो ऐसे हैं कि सभी को जोड़ते हुए, पर्टिकुलरली महिलाएं, यूथ, जो फोकस भी मेरा रहता है अक्सर कि ये वर्ग को ज़रूर मैं एड्रेस करूँ अपने इस पॉडकास्ट के थ्रू। और उससे भी बड़ी बात है जो आज मेहमान हैं, जो गेस्ट हैं इस पॉडकास्ट में, वो भी बहुत एक क्रेडिबल फेस हैं। तो समथिंग कमिंग फ्रॉम अ क्रेडिबल फेस, सम इंफॉर्मेशन, नॉलेज विच इज़ कमिंग फ्रॉम अ credible face, I'm sure that will resonate very hard and very impactfully among the youngsters, women and I think everyone in the society. तो आज का ये पॉडकास्ट मेरे लिए बहुत ख़ास है। प्रोफेसर गीता भट्ट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, धन्यवाद स्मृति जी अपने कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए। डायरेक्टर हैं गीता जी एट नॉन कॉलेजिएट विमेन एजुकेशन बोर्ड DU। बात आपसे यहीं से शुरू करती हूँ मैं चर्चा कि नॉन कॉलेजिएट विमेन एजुकेशन बोर्ड DU का ये क्या काम करता है? स्मृति जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि ये एक ऐसा संस्थान है जो पूरे देश में एक अनूठा संस्थान है और दिल्ली विश्वविद्यालय को इस बात के लिए साधुवाद है कि ऐसे संस्थान को 1944 से अभी तक वो नर्चर कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। 1944 में, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 47 में हम जो है स्वाधीन हुए, तो उस समय ही जब महिलाएं उच्च शिक्षा में, महिलाओं की थोड़ी कमी थी या कम महिलाएं उच्च शिक्षा में आती थीं पढ़ाई करने के लिए, उस समय दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा सोचा गया कि हमें कुछ इस तरह का एक अरेंजमेंट करना चाहिए ताकि महिलाएं जो हैं वो उच्च शिक्षा से जुड़े, हायर एजुकेशन में आके डिग्री लें। इसको सोचकर 1944 में नॉन कॉलेजिएट महिला शिक्षा बोर्ड की स्थापना करी गई और इसीलिए नाम जो है नॉन कॉलेजिएट इसमें रखा गया, जहाँ नॉन नाम इसके आगे लगा।
और उस समय की जो दिल्ली विश्वविद्यालय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो मिनट्स हैं उनमें उन 3 छात्राओं का नाम दर्ज है जिनसे कि ये जो है संस्थान शुरू हुआ। और उस समय व्यवस्था ऐसी थी कि टीचर्स जो हैं वो घर चले जाते थे और वहाँ जाकर विद्यार्थियों को, लड़कियों को जो भी उनके नोट्स थे वो समझा देते थे, बताते थे। पर धीरे धीरे स्वाधीनता के बाद तस्वीर बदली और जो लड़कियां हैं वो उच्च शिक्षा में आने लगी। और उसके बाद इसका जो फॉर्मेट ये हो गया कि जो भी दिल्ली विश्वविद्यालय में जितने भी कॉलेज हैं उन कॉलेजेस में, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तो खड़ा है और रेगुलर का जो छात्र है वो 5 दिन आता है, तो वीकेंड में जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है, ऐसे समय में जो बच्चियां किसी भी कारणवश रेगुलर अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रही हैं वो नॉन कॉलेजिएट के माध्यम से अपनी शिक्षा पूर्ण करें। तो इसके माध्यम से हम बीए और बीकॉम 2 डिग्री, दिल्ली विश्वविद्यालय की डिग्री मिलती है उनको। उनकी डिग्री में कहीं नहीं लिखा होता कि वो नॉन कॉलेजिएट से पढ़े हुए हैं। और जो सामाजिक आर्थिक रूप से जो संघर्षशील समाज की बेटियां हैं वो हमारे यहाँ ज़्यादातर आती हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि एक दिन भी घर से निकलने के लिए जेब में 200-250 रुपये आपको चाहिए, जो कि हर किसी के लिए बात नहीं है। तो आज के समय में 26 दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजेस में वीकेंड पर और जो एकेडमिक ब्रेक्स होते हैं उनमें इनकी क्लासेस होती हैं और उस तरह से पूरा का पूरा सिलेबस कवर होता है। और इस समय लगभग 35,000 छात्राएँ, दिल्ली की छात्राएँ नॉन कॉलेजिएट के माध्यम से दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रही हैं। और इसमें बहुत यूनिक सक्सेस स्टोरीज़ हैं। अगर आपको ध्यान हो, आयुषी डबास एक अभी जो अमिताभ बच्चन जी जो शो करते हैं, हाँ, उसमें भी कौन बनेगा करोड़पति, उसमें अभी 2 महीने पहले आयुषी डबास जो हैं वो IAS हैं और UPSC 2021 में ऑल इंडिया 48 रैंक है और वो नॉन कॉलेजिएट महिला शिक्षा बोर्ड की छात्रा रही हैं। उन्होंने 2014 में हमारे ही सेंटर से अपना BA का कोर्स किया। और ऐसी बहुत सारी हमारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं जिन बच्चियों ने जीवन में कहीं कुछ ऊंचाई पर पहुंची हैं और साथ में अपने परिवार और समाज दोनों के लिए कार्य कर रही हैं। सक्सेस स्टोरीज़ की भी बात है और मुझे लगता है कि ऐसा अगर कोई सोसाइटी में वर्ग है जिसको नहीं नॉलेज है अभी तक इसके बारे में, क्योंकि बहुत लंबे समय से ये कार्यरत है, लेकिन कई बार इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में उस तरह से नहीं उपलब्ध होती है कि कोई ऐसी बच्चियां हों या महिलाएं हों जो अपनी शिक्षा पूरी करना चाहती हों। तो ये बहुत अच्छा एक तरीका है कि नॉन कॉलेजिएट के थ्रू आप वीकेंड में क्लासेस ले करके इंफ्रास्ट्रक्चर का भी उस वक्त जो खाली पड़ा है उसका भी एक बहुत अच्छे से इस्तेमाल हो करके, यूज़ हो करके, या उसका भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट योगदान है। तो मुझे लगता है जो सक्सेस स्टोरी आपने बताई है ये बहुत प्रेरणादायक है। साथ ही साथ और ये क्लासरूम टीचिंग है, टीचिंग ये कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं है। और इनका एनुअल डे, स्पोर्ट्स डे, हम बहुत सारे अब स्किल कोर्सेज पे भारत सरकार की बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रही है भारत सरकार, तो स्किल कोर्सेज भी हम इन लोगों के लिए कराते रहते हैं। तो इन बच्चियों को उस तरह से भी तैयार करना कि ये आत्मनिर्भर हो सके, तो उसके भी प्रयास इनके लिए होते रहते हैं। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि वीकेंड कॉलेज, दे कैन फील बीइंग इन अ कॉलेज विदाउट एक्चुअली गोइंग टू द कॉलेज। नहीं, बहुत ये बहुत अच्छी बात है। और जैसे कि मैंने अभी बोला ही कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, एक तबका होगा जिसको नहीं भी शायद इसके बारे में इंफॉर्मेशन हो, तो वो भी आकर के ये अवेल कर सकती हैं। या ऐसी लड़कियां जो कि पूरा वीक काम कर रही हैं, ऑफिस कर रही हैं, उसके बाद अपनी स्टडीज पूरी नहीं कर, बहुत सारी बच्चियां ऐसी हैं जो काम करती हैं और हमारे यहाँ पढ़ती हैं, बहुत सी बच्चियां ऐसी हैं। जी गीता जी, आपने महिलाओं का जो विषय है जो रहा है उसको बहुत लंबे अरसे तक इस पर काम किया है, रिसर्च किया है बहुत क्लोजली आपने। ये जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बोलूँ फेमिनिज्म का ये जो कॉन्सेप्ट है आपने बहुत क्लोजली समझा। ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि जिस तरह से आपने ग्रोथ देखी है महिलाओं की, जो अपने आपके रिसर्च पेपर्स हैं, जो आपके भारत सरकार ने भी संज्ञान लिया है बहुत सारे विषयों का आपके रिसर्च से। ऐसे में जब हम फेमिनिज्म के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, वेस्टर्न हिस्टोरिकल ट्रैजेक्टरी जो फेमिनिज्म की रही है वो सबको पता है। अगर मैं एक पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश करूं, एक डिफरेंस समझना चाहूं कि जो भारत में ये ट्रैजेक्टरी रही है फेमिनिज्म को लेकर के, वो कितनी अलग है, क्यों फेमिनिज्म का ये कॉन्सेप्ट भारत में इंट्रोड्यूस करने की आवश्यकता पड़ी, और वेस्टर्न ट्रैजेक्टरी जो फेमिनिज्म को लेकर के रही है, महिला सशक्तिकरण को लेकर के रही है, उससे ऐसा क्या हुआ भारत में कि उससे इंस्पिरेशन लेने की ज़रूरत पड़ी? जी,
स्मृति जी, बहुत आपका मतलब जो सवाल है बहुत ही महत्वपूर्ण है और थोड़ा सा समय लूँगी इसमें। तो मैं जिस प्रकार से देख रही हूँ, और अगर आप, क्योंकि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि भारत में भी जो एक हम ये कहें फेमिनिज्म की जो धारा एक तरह से स्वतंत्रता के बाद जो चली या सेट हुई, वो बहुत ज़्यादा वेस्ट से प्रभावित थी। और इसीलिए अगर आप देखें कि जो हर आज़ादी वाली जो बात थी कि जो है महिला अधिकारों की बात तो अच्छी है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक तरह से जो अगर आप देखें वेस्ट में जो प्रचलन चढ़ा, जिसमें कि बार बार महिलाओं ने अपनी जो है मुक्ति की बात करी, नारी मुक्ति की बात करी उन्होंने, वो मतलब अपने कॉन्टेक्स्ट में, वही भारत में जो फेमिनिज्म आया वो नारी मुक्ति की बात करने लगा, बिल्कुल उसी टोन में जैसे पश्चिम में ये बात हो रही थी। उदाहरण के लिए, और पश्चिम में जब फेमिनिज्म आया, तो हमें थोड़ा कंटेक्स्ट ये देखना पड़ेगा, पश्चिम में जो फेमिनिज्म आया वो कहीं ना कहीं उनकी जो अपनी ऐतिहासिक परिस्थितियां थी, जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट था, उसके कारण थी। अगर वहाँ जो अगर आप देखें तो वेस्ट में सिमोन द बोआर जो सबसे एक वेल नोन, एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि महिला आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा वो रही, और उनकी जो पुस्तक थी द सेकंड सेक्स, उसमें जिस प्रकार उन्होंने पूरी बात को लिखा है, और जो उसका जो टाइटल है वही अपने आप में बताता है कि आप एक दय्यम दर्जे के नागरिक हैं, द सेकंड सेक्स, सेकंड हैं आप, फर्स्ट नहीं है। तो वो अपने आप में उन्होंने ऐसे बहुत से उदाहरण उस पुस्तक में उद्धृत किए हैं, जो कि बताता है कि जो पश्चिमी समाज है उसमें जो महिलाएं हैं उनका किस प्रकार से शोषण हुआ महिला होने के कारण, और उसका कहीं ना कहीं एक वहाँ पे जिस प्रकार क्रिश्चियनिटी रही और जिस प्रकार स्टेट और चर्च एक समान थे, मतलब एक ही थे, उसका जो प्रभाव पड़ा, उसके कारण वहाँ वो ये लिखती भी हैं कि ऐसा कौन सा पंथ होगा जहाँ की एक माँ को अपने पुत्र के सामने झुकना पड़ेगा। क्योंकि एक बड़ा फेमस पोर्ट्रेट है जिसमें आप देखते हैं कि जीसस हैं और मदर मेरी उनके नीचे वहाँ बैठी हैं ऐसे, तो वो इस तरह के प्रश्न वहाँ खड़े करती हैं। और इसमें अगर आप एक और अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में की भी एक बहुत प्रसिद्ध वहाँ की जो वुमेन मूवमेंट की एक तरह से लीडर रही 19वीं और 20th सेंचुरी में, अर्ली 20th सेंचुरी में जोसेलिन, उन्होंने जो है अपनी एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम था वुमेन चर्च एंड द स्टेट, जिसमें कि उन्होंने पूरा इतिहास लिखा है, और उस इतिहास में यूरोप का इतिहास लिखा है महिलाओं के संदर्भ में, जिसमें कि वो ये बात कहती हैं कि 13वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक वहाँ यूरोप में लगभग 90 लाख महिलाओं का विच हंट के कारण उनकी हत्या करी गई। मतलब उनको चुड़ैल, जो हम भारत के संदर्भ में कहें तो जो गांव में यहाँ भी कई जगह ऐसा प्रचलन है, तो जो चुड़ैल उनको मानकर उन्हें किन्हीं को जो है पेड़ों से लटका कर मार दिया गया, उनकी हत्या करी गई। 90 लाख महिलाएं, छोटी बात नहीं है। तो एक उस पृष्ठभूमि से जो महिलाएं निकली, वो बाद में जब एक तरह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या हुआ कि अर्थ के आधार पर, क्योंकि क्या विश्व युद्ध हो गए, 2 विश्व युद्ध एकदम आगे पीछे हो गए, और उस समय क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को आगे ले जाने के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन को आगे ले जाने के लिए महिलाओं की आवश्यकता पड़ी, क्यों काम करने के लिए पुरुष कम थे। तो जब महिलाओं ने काम करना और अर्थ अर्जित करना शुरू किया, तो उनके मन में ये आया कि अर्थ आधारित, कि हम अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे तो ही हम जो है अपने आप को, हम अपनी जो टर्म्स और कंडीशन है उसमें जीवन जी सकते हैं। जबकि अगर आप इतिहास देखें तो इंग्लैंड में 1882 में जाकर महिलाओं को राइट्स मिले कि अगर उनके पति की किसी भी कारणवश उनके पति नहीं रहते हैं तो उनकी जो भी संपत्ति है वो महिलाओं के नाम होगी। उससे पहले तक जो इंग्लैंड में महिलाओं की किसी की शादी होती थी और अगर पिता के नाम से भी कोई संपत्ति मिलती थी तो वो उनके पति की हो जाती थी, तो और उनकी मृत्यु के बाद भी उनको नहीं मिलती थी। तो 1882 में जाकर वहाँ जो है ये अधिकार मिला, मतलब वहाँ ये परिस्थिति, तो उनका फेमिनिज्म वहाँ से आता है वेस्ट का। लेकिन भारत का जो फेमिनिज्म है, मैं इसमें एक चीज़ और गीता जी जोड़ना चाहूँगी। आप भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करें थे तो भारत तो ऐसा देश है हमारा जहाँ पे अगर आप असम गुवाहाटी चले जाएं तो वहाँ पे एक माँ कामाख्या का मंदिर है जहाँ पे, और वहाँ पे ये रिचुअल है कि भाई अगर आपके घर में बेटी को मेंस्ट्रुएशन, जो कि पीरियड्स जिन्हें कहा जाता है,
वो शुरू होते हैं, तो आज भी लोग उसको बहुत शादी की तरह ज़ोर शोरों से आप मनाते हैं। मतलब उस लेवल का जो फ्रीडम है उसको प्रैक्टिस किया जाता है। कई ऐसी ट्राइब्स हैं, मैं नॉर्थ ईस्ट की बात कर रही हूँ, अभी मैं बाकी भारत के भी हिस्सों की बात कर रही हूँ, नॉर्थ ईस्ट में, कि जिसमें लड़की जाती नहीं है अपने पति के घर, पति आता है लड़की के घर। तो इस तरीके का जो रिचुअल्स है, प्लस अगर हम थोड़े अपने डेटीज़ के बारे में बात करें तो मतलब कि हम हमेशा बोलते हैं कि पार्वती हैं, सरस्वती हैं, माँ दुर्गा हैं, तो जो ऐसे सेक्रेड श्राइन्स हैं जिनमें हर साल इतना ज़्यादा पिलग्रिमेज या टूरिज्म होता है, जिसमें डेविटी से इतना ज़्यादा टूरिज्म इकोनॉमी चल रही है हमारी। तो मतलब अगर मैं समझने की कोशिश करूं कि, और ये आज का नहीं है, ये तो कई न जाने कितने अनादिकाल से तक कि ये श्राइन्स अभी भी ये वर्किंग है, फंक्शनल हैं, इतना इस तरीके से पैसा आ रहा है, लोग जा रहे हैं, जागरूकता है, तो ये हाल फिलहाल की तो बात होगी नहीं, ये तो शक्तिपीठों की, ज्योतिर्लिंगों की मैं बात करूँ, फिलहाल मैं शक्तिपीठों की बात करूँ। ऐसे में मतलब कि क्या कैसे ज़रूरत आन पड़ी कि जो हमारे वेदों में, जो हमारे इतिहास में महिलाओं का जो रोल रहा है, वो छोड़ करके फेमिनिज्म की लड़ाई लड़ने की ज़रूरत आ पड़ी, इक्वालिटी की लड़ाई लड़ने की ज़रूरत आ पड़ी। देखिए क्या हुआ कि जो हम ये कह सकते हैं कि स्वतंत्र होने के बाद हमारे समक्ष जिस प्रकार की चुनौतियां आईं, उन चुनौतियों में एक बहुत बड़ा कारण, और जो एक परसेप्शन बिल्ड किया गया, एक नैरेटिव जो बिल्ड किया गया, वो इस प्रकार का नैरेटिव बिल्ड किया गया कि हम तो स्नेक चार्मर्स का देश है, हम ऐसा देश हैं जहाँ की जो महिलाएं तो सती प्रथा के कारण, जो सती प्रथा का यहाँ प्रैक्टिस होता था, मतलब अपवाद के रूप में इस तरह की स्मृति जी, कोई भी जो समाज है वो प्रगतिशील समाज तब होता है जब वो समाज अपने अंदर झांक सके, अपनी जो कुंठाएं हैं, अपनी जो कमियां हैं, उनको अंकित कर सके, उनमें सुधार ला सके, उनके ऊपर बात कर सके। ऐसा कोई समाज नहीं है जिसमें कोई कमियां ना रही हों, लेकिन प्रगतिशील समाज वही हैं जो इनको, इन सब विचारों को पे बात कर सकते हैं और उनसे बाहर आने का जिनके अंदर, और तो तभी होता है जब इस तरह के समाज सुधारक हमारे समाज में आए। और ऐसे समाज सुधारकों की तो हम कह सकते हैं हमारे पास सूची है बहुत बड़ी लंबी चढ़ी भारतीय समाज में। परंतु फिर भी इसके कारण भी स्वतंत्रता के बाद जो भारत में जो फेमिनिज्म की जो दौर आई, उसमें कहीं ना कहीं एक बहुत मैं कहती हूँ कि जो एक वामपंथी सोच है वो इस प्रकार से हावी हो गई, और उसके हावी होने के कारण, और कहीं ना कहीं जो विश्वविद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, कॉलेजेस हैं, उनमें यह सोच इतनी ज़्यादा हावी रही कि जो एक इतना सुंदर पक्ष हमारी भारतीय संस्कृति का है, जो हम सबके घरों में है, अपवाद के रूप में तो हर समाज में कुछ ना कुछ बुराइयां रहती हैं, और जहाँ भी अगर आप देखें बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिनमें कि भारत में महिलाओं के ऑर्गेनिक मूवमेंट्स हुए हैं, और वो कहीं से स्पॉन्सर्ड नहीं थे, कहीं से प्रेरित नहीं थे, अपने आप देखिए जो चिपको आंदोलन उत्तराखंड में गढ़वाल में हुआ, वहाँ गौरा देवी और उनकी जो पूरी महिलाओं की जो टीम थी, किस प्रकार वो जाकर पेड़ों से चिपक गए जब कॉन्ट्रैक्टर्स पेड़ काटने के लिए आए, और उन्होंने कहा कि ये जंगल तो, ये तो हमारा मायका है, हम अपना सुख दुख यहाँ आकर साझा करते हैं इन पेड़ों के साथ, और वो चिपक गई जब वो पेड़ काटने आए। और उसने पूरे देश में किस प्रकार से बदलाव लाया, और बहुत सारे जो पर्यावरण को लेके जो कानून बना वो उसके बाद बना। और 1990 में आपको ध्यान होगा आंध्रा में अरक आंदोलन चला। अरक आंदोलन जब वहाँ देशी शराब के कारण घरों में बहुत सारी जो है मुश्किलें आने लगी, तो वहाँ कैसे वहाँ की महिलाएं, वो एकदम कंप्लीट ऑर्गेनिक मूवमेंट था। तो जहाँ भी कभी जो कुरीति आई, बुराई आई, उसको संबोधन करने का जिस समाज में शक्ति होती है वही प्रगतिशील समाज होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे कि सावित्रीबाई फुले हो गई, एजुकेशन को लेकर के जिस तरह से एक रेवोल्यूशन, क्रांति लाने का पूरा एक इतिहास में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। डॉक्टर आनंदी पहली हमारी जो डॉक्टर रही हैं भारत की, किन परिस्थितियों में अपने हस्बैंड की सपोर्ट, यही फेमिनिज्म का मतलब, मैं आपसे ये डिस्कशन जो हमारा चल रहा है, यही महिलाएं भारत की भूमि से निकली हुई ये महिलाएं हैं जी। इसमें बड़े 2-3 सुंदर संदर्भ मुझे ध्यान में आ रहे हैं। एक तो मैं जोड़ना चाहूँगी इसमें 20वीं शताब्दी की शुरुआत का मैं बताना चाहूँगी कि जैसे महिला विषय को लेकर बड़ा लगता है कि भाई जो है हम तो बिल्कुल यहाँ तो महिलाएं घर में ही रहती थीं, कुछ नहीं करती थी। लेकिन आप देखें कई ऐसे उदाहरण हैं, मतलब एक इलाहाबाद से, आज के प्रयागराज में, उस समय के इलाहाबाद में यशोदा देवी नाम की एक आयुर्वेदिक
क्योंकि उस समय तो हम पराधीन थे, तो डॉक्टर तो उनको कहते नहीं थे, तो प्रैक्टिशनर, आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर, उन महिला ने जो आज आप देख रहे हैं ना, हम वापस वी आर गोइंग बैक टू द रूट्स। आज कोविड के बाद आप देखिए कि जो आयुर्वेद बेस्ड मेडिसिन और ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, उनका जो मार्केट है आज कितना बढ़ गया है। उन्होंने उस समय 20वीं शताब्दी के शुरुआत में और 19वीं शताब्दी के अंत में उन्होंने आयुर्वेदिक बेस के ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाए कि आप बाहर के इंग्लैंड से आया हुआ साबुन क्यों खरीद रहे हो, वहाँ की क्रीम क्यों खरीद रहे हो, देसी बनाए हुए उन्होंने यशोदा देवी जी ने प्रयागराज में। और उन्होंने वहाँ पे एक मेडिकल जर्नल जो है उसकी वो एडिटर थी, जो स्त्री चिकित्सक जिसका नाम था, स्त्री चिकित्सक नाम का एडिटर, जिसमें महिलाओं से संबंधित जो शोध पत्र आते थे, उनकी जो बीमारी और इससे मतलब एकेडमिक रिसर्च जर्नल की बात कर रही हूँ, जिसकी कि वो एडिटर थी। उन्होंने लाइब्रेरी वहाँ चलाई, उन्होंने गृहलक्ष्मी नाम की एक पत्रिका शुरू करी जिसमें कि स्वाधीनता की और भारत की स्वाधीनता की बात उन्होंने करी। उनकी जो पत्रिका थी गृहलक्ष्मी, उसमें जो टैगलाइन थी, उस टैगलाइन में लिखा रहता था, जियो तो बदन पर स्वदेशी पहन हो, मरे तो बदन पर स्वदेशी कफन हो, ये लिखा रहता था। तो मतलब और ये मतलब इस तरह की महिलाएं यहाँ हुई हैं। और उसके बाद अगर आपको मैं संदर्भ बताऊं तो हम संयुक्त राष्ट्र आज इतनी बड़ी एक बॉडी है, हम सब जानते हैं यूनाइटेड नेशंस को। तो जब यूनाइटेड नेशन बन रहा था तो उसके जो चार्टर्स हैं बहुत सारे, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उसको बनने की तैयारी शुरू हुई। तो उस समय 1946 के आसपास भारत का भी एक प्रतिनिधिमंडल वहाँ गया और उसमें भारत की ही एक महिला जो है वो उस प्रतिनिधिमंडल मंडल का भाग भी थी, जो उसमें थी जब वहाँ पहला चार्टर जो है डिस्कस हो रहा था, जिस पे बात की कैसा बनना चाहिए। तो उसमें जो सुझाव आया कि ये चार्टर क्या होना चाहिए, पहला सुझाव आप सोचें, जो कि वहाँ जितने यूरोपियन प्रतिनिधि बैठे थे उनकी तरफ से आया, दैट ऑल मेन आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल। तो इन्होंने हंसा मेहता जी जो वहाँ पे प्रतिनिधि थी, वो छोटी सी हाइट की थी, उन्होंने ऐसे धीरे से हाथ खड़ा करके फिर कहा कि अगर आप सिर्फ पुरुषों की बात करेंगे तो महिलाएं और बच्चे कहाँ जाएंगे, उनके अधिकारों की कौन बात करेगा। और उसके बाद फिर जो वो चार्टर है उससे बदला गया सुझाव जो था चार्टर का, और फिर वो जो पहला चार्टर है वो बना, दैट ऑल ह्यूमन्स आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल। आप सोचिए, एक भारतीय महिला के द्वारा लिए गई पहल के कारण जो संयुक्त राष्ट्र का पहला चार्टर है उसको उसमें सुधार किया गया और आज वो हम सबके समक्ष है। मुझे लगता है ये ऐसी स्टोरीज़ हैं, ये ऐसा इंसिडेंट्स हैं हिस्ट्री के जिनके बारे में लोगों को ज़्यादा नॉलेज होगी ही नहीं जब तक जा करके आप प्रयास ना करें उसके बारे में रिसर्च करने की या पढ़ने की या उसको खोज करके निकालने की। नहीं तो हंसा मेहता का नाम आई एम श्योर लोगों को पता होगा, लेकिन कंट्रीब्यूशन कितना बड़ा है वो भी इंटरनेशनल स्केल पे, वो एक सोचने का विषय है। एक और बात गीता जी, कि जब हम अर्बन फेमिनिस्ट डिस्कोर्स की बात करते हैं तो ये जो बातें हैं, ये जो पूरा सब्जेक्ट है, ये रूरल जो महिलाएं हैं या चलिए मैं पहले रूरल महिलाओं की बात करती हूँ, उनको एड्रेस करने में, उनका जो फेमिनिज्म का जो उनका जो दायरा है उसको बढ़ाने में, समझने में, उसको खोलने में अर्बन फेमिनिज्म का जो डिस्कोर्स है वो कितना कंट्रीब्यूट करता है नहीं करता है, या वो चैलेंजेस ही अलग लेवल पे हैं? एक्चुअली अभी क्या है कि जिस प्रकार अगर आप देखें कि पिछले एक दशक में भारत में जिस प्रकार से एक, अगर आप देखें आज वैश्विक पटल पर हम एक बहुत उभरता हुआ देश है, और चाहे अर्थ का आधार हो, हर आधार से आज भारत जो है एक बहुत सशक्त देश बन रहा है धीरे धीरे, और हमने एक 2047 तक अपने आप को एक विकसित देश बनाने का संकल्प भी लिया है। ऐसे समय में जब टेक्नोलॉजी जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल इसमें प्ले कर रही है, क्योंकि आज जो जानकारी, जो सुविधा आपके पास और मेरे पास यहाँ शहरों में बैठकर है, वही जानकारी आज चाहे वो आप उन्हें बी टाउन्स कह लीजिए, चाहे आप उन्हें जो है छोटे शहर कह लीजिए, वहाँ पे भी जो महिलाएं हैं उनके पास भी वही जानकारी आज है। तो एक टेक्नोलॉजी जो है एक बहुत बड़ा लेवलर है आज समाज में महिलाओं के संदर्भ में अगर आप देखें तो। और उसके कारण क्या हुआ है कि जो एक तो कहीं ना कहीं नकारात्मक शक्तियां हैं, उन नकारात्मक शक्तियों ने भी इसका दुरुपयोग करना शुरू किया है। और उसके कारण क्या है, कोई भी अगर कोई एक घटना होती है, वो घटना गलत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन
उस घटना से आप एक समाज के व्यवहार को परिभाषित नहीं कर सकते हैं। कोई भी अगर किसी महिला के साथ कोई बुरा कार्य हो रहा है तो ये समाज में जो है ये एक गलत सोच है, जिसे कि हमें कहीं ना कहीं, तभी हम चरित्र निर्माण की बात करते हैं, कैरेक्टर बिल्डिंग की बात करते हैं कि कैरेक्टर बिल्डिंग इसीलिए समाज में बहुत महत्वपूर्ण है ताकि महिला पुरुष सबको एक समान दृष्टि से, आदर की दृष्टि से देखा जाए। परंतु ये इस कारण से कभी भी कोई दुर्व्यवहार किसी के साथ होता है तो उसको इस तरह से अंकित किया जाता है कि पूरा समाज ही ऐसा है, और एक विरोध की भावना जो आज, क्यों हम तो एक युवा देश हैं, 50% जनसंख्या हमारी 35 साल से नीचे की है, उनके समक्ष ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करके आपको कि जो वो नारी मुक्ति वाली जो बात है कि, और सिर्फ अर्थ के आधार पे, ओनली बेस्ड ऑन योर, कि भाई अगर आप फाइनेंशियल, आपके पास फ्रीडम है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, तो आपको किसी की परवाह करने की ज़रूरत नहीं। एक ये जो, और उसके माध्यम से कहीं ना कहीं ये इस विचार को लेकर समाज में, और अगर आप देखें तो एक रिबेलियस भाव, रिबेल होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसमें एक सकारात्मकता होनी चाहिए। वो एक आज हमारे समक्ष चुनौती है, और जिसको बहुत सारे माध्यम हैं, जैसे आपका एक ये पॉडकास्ट का माध्यम है, ऐसे में जो अच्छे विचार हैं, जो एक हम सकारात्मक दृष्टि से जैसे हम देश को देख सकें, उसको समाज में और हमारी बच्चियों के सामने लाने की इस समय बहुत आवश्यकता है। मतलब कि आप कह रही हैं कि जो राइट डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉलेज, इस चीज़ का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, ताकि अपनी राइट्स समझें, अपना जो कैरेक्टर बिल्डिंग की आपने बात कही वो बहुत ज़रूरी है दोनों ही जेंडर्स के लिए, क्योंकि तभी वो समाज का गठन एक अकेले वर्ग से या एक अकेले जेंडर से नहीं हो सकता, उसमें दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन है। मुस्लिम महिलाओं के लिए भी आपने राइट्स के लिए आपने बहुत काम किया है। इनफैक्ट जैसे मैंने अभी कोट भी किया था, जब ट्रिपल तलाक था तो आपके रिसर्च का भी संज्ञान भारत सरकार ने लिया था। ये जो फॉर्मुलेट किया जो लॉ ट्रिपल तलाक को लेकर के, उसमें आपके भी एक बहुत अहम भूमिका रही है, आपके रिसर्च की, आपके काम की। और टाइम एंड अगेन भारत सरकार आपसे महिलाओं के विषय में बातचीत होती रहती है, पर्टिकुलरली जो मुस्लिम महिलाओं का जो इशू है उसको लेकर के। इसी के साथ साथ अभी प्रेजेंट अगर मैं सिचुएशन की बात करूं, मुस्लिम महिलाएं इन पर्टिकुलर, उनके राइट्स क्या हैं, अभी सिचुएशन क्या है। हलाला जैसे एक इशू हो गया, जो उनका शरिया लॉ है उसमें बहुत क्लियरली अंकित है। फर्दर अगर मैं इसको एक्सपैंड करके पूछना चाहूँ कि भाई उनका राइट टू इक्वालिटी, राइट टू डिग्निटी, राइट टू इनहेरिटेंस क्या है। साथ ही साथ पॉलीगैमी जैसा जो अगेन इशू है इस्लाम में जो प्रैक्टिस होता है, क्योंकि उनका लॉ अलग चलता है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसके तहत बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ चलता है। शो से पहले हमारी बात भी हुई थी 1973, जहाँ तक मुझे याद है आपने कोट किया था, 1973 में ये ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड का गठन होता है, और वो सब चीज़ें होती हैं उसमें जो कि एंटी वुमेन है। ये बात कहना गलत नहीं होगा, एंटी मुस्लिम वुमेन, जो उनके जो कम्युनिटी की महिलाएं हैं उनके लिए एंटी है। जी बताइए। जी, तो वैसे तो जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है भारत का, उसके अनुसार जो महिलाओं के अधिकार हैं उसके अनुसार, मुस्लिम महिलाओं के अनुसार उसके आधार पर परिभाषित होते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ के आधार पर। अब इसमें स्मृति जी, अगर हम फिर अगर थोड़ा सा कॉन्टेक्चुअली इसको देखें, क्योंकि आपने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करी है, तो ये ना जैसे अगर हम सभी जानते हैं कि जो हिंदू मैरिज एक्ट आया, उसमें जो हिंदू महिलाएं हैं उनके बहुत सारे जो अधिकार हैं वो परिभाषित हुए, और 1951-52 से 1955 तक ऐसे बहुत सारे जो है उस एक्ट के अंतर्गत बहुत सारे जो है विषय आए, जिनमें संपत्ति को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर महिलाओं के क्या वो होने चाहिए, उसमें संशोधन होते रहे। 2006-07 में भी फिर संशोधन हुआ, जिसमें कि जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसमें भी उनका अधिकार होगा, ये बात जोड़ी गई। और इसी प्रकार से उनको जो है तलाक देने का अधिकार, डिवोर्स का अधिकार मिला, और ऐसे बहुत सारी कई चीज़ें जो है परिभाषित हुई। तो उस समय जब हिंदू मैरिज एक्ट आ रहा था, और इसमें हम सभी जानते हैं बाबा साहब अम्बेडकर जी का एक बहुत बड़ा योगदान रहा,
उस समय जो अगर हम पार्लियामेंट में जिस प्रकार की डिबेट्स हुई, अगर हम उनमें जाके देखें तो बार बार यह प्रश्न उस समय के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उनके समक्ष ये बार बार जो है संबोधन किया गया। जेपी कृपलानी जी जो उस समय के बड़े समाजवादी जो है चेहरा थे, उन्होंने इस बात को कहा नेहरू जी को कि आप इसमें मुस्लिम महिलाओं को क्यों वंचित रख रहे हैं, बाकी सबको आप यहाँ जोड़ रहे हैं लेकिन आप मुस्लिम महिलाओं को इससे क्यों वंचित करना चाहते हैं। ये आप तो एक थियोक्रेटिक स्टेट बनाने का सोच रहे हैं, मतलब कि जो कि सिर्फ पंथ के आधार पर या जनरल पार्लेंस में कहीं तो धर्म के आधार पर आप जो है एक कानून को लाने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु उस समय भी जो एक हम ये कह सकते हैं जो रूढ़िवादी सोच है समाज में, वो एक तरह से वहाँ हावी रही और उस समय मुस्लिम महिलाओं को इस तरह का समान अधिकार नहीं मिल पाया और इसीलिए वो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत ही गवर्न अभी तक हो रही थी। और ऐसा नहीं है कि भारत में ऐसे मुस्लिम समाज में ऐसे प्रगतिशील लोग नहीं थे जो चाहते थे कि मुस्लिम महिलाओं को भी इसी तरह के समान अधिकार मिले। और इससे मुझे ध्यान में आता है कि महाराष्ट्र में हामिद दलवाई नाम के एक सोशल वर्कर थे, जर्नलिस्ट भी थे। उन्होंने 1970 में मुस्लिम सत्यशोधक समाज इस तरह का एक जो है संस्थान प्रारंभ किया और वो ज्योतिबा फुले का जो सत्यशोधक समाज संस्थान था उससे वो प्रभावित होकर प्रेरणा लेकर उन्होंने उसे खोला था। और उससे आधार पर उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी रैलियां महाराष्ट्र में करी जहां जो ये इसी विषय को उठाया गया। 2018 में भारत सरकार कानून लाई, जो 3 तलाक का कानून लाई, 3 तलाक को बैन किया गया। उसकी बात उन्होंने 1970-71 में उस समय करी हामिद दलवाई जी ने, और ये कहा कि हमें जो है एक तो महिलाओं के ऊपर, जो मुस्लिम महिलाएं उनको बुर्का पहनने पे जो है मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। जो ये 3 तलाक है उसको जो है तिलाके बिद्दत उसको जो है जो गैर कानूनी करना चाहिए और बहुविवाह को, मुस्लिम बहुविवाह पॉलीगैमी जो है उसको जो है समाप्त करना चाहिए और इसके लिए हमें प्रयासरत होना चाहिए। तो एक कहीं ना कहीं वो एक बड़ा अच्छा मूवमेंट वो प्रारंभ करने का प्रयास कर रहे थे। और आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखिए, जैसे आपने अभी खुद ही बताया कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की स्थापना 1973 में हुई, तो 70, 71, 72 में एक मुस्लिम सत्यशोधक समाज के द्वारा कुछ प्रयास प्रारंभ हुए, कुछ इस दिशा में प्रयास होने शुरू हुए। उसी समय 1973 में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नाम की एक, चाहे ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन आज, हाँ जैसा आपने कहा, आज हम जानते हैं कि एक इसका जो प्रभाव है उस समाज पर और जिस तरह से एक वो उनका नेतृत्व लेकर बात करते हैं, उसकी स्थापना होती है और उसे कहीं ना कहीं आप देखिए सरकार के द्वारा फैसिलिटेट किया जाता है। बहुत बड़ी दिल्ली में उन्हें जगह दी जाती है और हर तरीके से 1973 के ऑनवर्ड्स उसके बाद। और जब अगर आपको ध्यान होगा, जब ये 3 तलाक का विषय सुप्रीम कोर्ट में आया पहले और सुप्रीम कोर्ट ने इसके विरोध में जजमेंट दिया कि इसे बैन किया जाना चाहिए, उस समय ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो अपने सबमिशंस दिए हैं वो हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि किस प्रकार के सबमिशन उन्होंने वहाँ पे दिए हैं कि महिलाओं को जो है वो पुरुषों से उनमें कम समझ होती है, तो इसीलिए जरूर इसमें कोई बुराई नहीं है, मतलब उनको इतनी समझ नहीं है और जो है ये जो कानून है ये उनको ध्यान में रख के दिया गया, इससे कोई गर्व नहीं। तो आप इतना, जिसे हम कह सकते हैं कि महिला विरोधी बयान उनके जो उन्होंने सबमिट किए हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो इस प्रकार की संस्थाएं जो हैं। और इसका मैं एक थोड़ा सा पैरेलल भी ड्रॉ करना चाहूँगी स्मृति जी, वो ये कि उन्होंने उस समय एक सिग्नेचर मूवमेंट चलाया ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, और 1 करोड़ से ज़्यादा जो है सिग्नेचर उन्होंने उसमें लिए। और उसी को अगर आपको ध्यान हो तो 19वीं शताब्दी में, क्योंकि देखिए हर समाज में कहीं ना कहीं जब कोई कुरीतियाँ आती हैं, बुराइयाँ आती हैं, तो उन्हें कौन संबोधित करता है? अपने समाज को ही संबोधित करना पड़ेगा। तो हमें ध्यान में आता है कि जब हिंदू पुनर्विवाह को लेकर, जब विधवा विवाह को लेकर एक बड़ी हमारे समाज में समस्या थी, तो उस समय 1856 में जो है इसको, उस समय ब्रिटिश सरकार थी तो उस समय ये कानून लाया गया। तो उस समय भी कोई इतना आसान नहीं था इस कानून को लाना, तो उस समय भी इस तरह की समाज के अंदर ही बहुत आपस में विरोधी ताकतें थी, जो कोई कह रहा था कि ये होना चाहिए,
किसी ने कहा नहीं होना चाहिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी इसके साथ खड़े थे, वो एक तरह से लीड कर रहे थे। तो एक सिग्नेचर कैंपेन उस समय भी हुआ ऐसा ही, जो आज हम change.org और इसके माध्यम से देखते हैं। तो जब ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी जब उस सिग्नेचर कैंपेन के लिए निकले तो उनके पास मात्र कुछ 900 कुछ सिग्नेचर उनको प्राप्त हुए। और राधाकांत देव, वो एक प्रतिष्ठित बड़े समाज में उस समय उनका स्थान था बंगाल में, वो इसके विरोध में खड़े थे। ऐसा नहीं था कि समाज में विरोध नहीं हो रहा था कि भाई ऐसा कानून लाया जाना चाहिए। वो 30,000 से भी ज़्यादा सिग्नेचर लेके आए उसके लिए। परंतु क्योंकि जब जो समाज प्रगतिशील समाज होते हैं, जो बदलाव चाहते हैं, तो फिर भी उसके बाद भी जो है वो कानून बना। और उसके बाद धीरे धीरे हमने देखा कि इसमें जो विधवा पुनर्विवाह को लेकर एक सकारात्मकता समाज में आई। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को भी आज अपनी जो रूढ़िवादी जो धार्मिक प्रथाएं हैं, उनको कहीं ना कहीं स्वयं ही उन्हें एक अंतरावलोकन करने की आवश्यकता है, इंट्रोस्पेक्शन करने की आवश्यकता है, और उससे बाहर आने की आवश्यकता है। मुस्लिम महिलाओं को भी समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए, जोड़ने के लिए। जो हलाला जैसा इनका जो लॉ है, वो आपने एक बात हो रही थी, आपने मुझे बोला था कि ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनको आप जानती हैं, अपने हर किसी का अपना सर्कल होता है, नेटवर्क होता है, कि हलाला जैसा भी कॉन्सेप्ट है बहुत डिस्टर्बिंग है उन महिलाओं के लिए भी। वो भी साइकोलॉजिकल हेल्प लेने के लिए जाती हैं। इसके बारे में बताइए। ये मतलब या बहुविवाह जो पॉलीगैमी है, बहुविवाह प्रथा है, उसको लेकर क्या जिस तरीके से उनका अपनी फैमिली में ट्रीटमेंट होता है, उसको लेकर के भी एक इंट्रोस्पेक्शन भी करने की ज़रूरत है। वो तो क्या, लेकिन एक रिसर्च का मुद्दा ये भी बनता है कि इशू ये भी है कि रिसर्च किया जाए कि इन महिलाओं का जो मेंटल हेल्थ है वो किस लेवल पे है महिला, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर है एक सोसाइटी में। कहते हैं ना कि शिक्षा जो माँ बच्चे को देती है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, चाहे फिर वो पुरुष बेटा हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर हैं कहीं ना कहीं सोसाइटी में। जब इनका ही मेंटल हेल्थ का इशू रहेगा इस तरीके से, तो कैसे वो एक पॉजिटिव सोसाइटी में एक पॉजिटिव योगदान दे पाएंगी? बिल्कुल, ये एक बड़ा, मैं तो बल्कि कहूँगी स्मृति जी, आपने एक ऐसा प्रश्न, और आपके माध्यम और पॉडकास्ट से मतलब मुस्लिम समाज के लोग ही इसको एक मतलब, और वहाँ जो पढ़ी लिखा समाज है वो इसको शोध के रूप में ज़रूर ले। और एक ये बहुत बड़ी समस्या है जो कहीं ना कहीं इसको अकाउंट फॉर करने की जगह ज़रूरत है, कि बहुत से जैसे जानकार जो अपने हैं, जो मेडिकल फील्ड में हैं, वो बताते हैं कि कई जो साइकोलॉजिकल केसेस इशू डील करते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा तबका जो है हमारी जो मुस्लिम समाज की बेटियां हैं, वो भी वहाँ एक तरह से इलाज लेने के लिए आती हैं। कहीं इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। एक तो क्योंकि परिवार के अंदर ही जैसे वहाँ विवाह करना एक तरह से उसको सामाजिक मान्यता प्राप्त है कि आप अपने ही जो हमारे जो समाज है, हिंदू समाज में तो हम जैसे चाचा का भाई है, ताऊ का भाई है, तो वो तो हमारे भाई हैं, हम तो उनके भाई के रूप में देखते हैं। लेकिन उनके समाज में वहाँ उनसे विवाह जो है वो एक बड़ी सामान्य सी बात है। तो उसके भी कारण एक कुछ इसमें स्टडीज़ हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें और आवश्यकता है इसको शोध करने की और देखने की कि क्या इनके कारण कहीं ना कहीं, क्योंकि इसका एक साइंटिफिक रीज़न है, कोई इसको मतलब किसी एक समाज को हम कोई पिन पॉइंट कर रहे हैं, ये विषय नहीं है, किसी धर्म को हम पिन पॉइंट नहीं कर रहे, लेकिन इसका एक साइंटिफिक कारण है, एक वैज्ञानिक कारण है। क्योंकि जो जेनेटिक म्यूटेशन होता है उससे कई तरह के जो जेनेटिक डिजीजेज हैं वो इस तरह के बच्चों में हो जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बहुत मतलब अपने जो है जो परिवार है उनके साथ परिवार छोड़ के मतलब विवाह करना चाहिए, इस तरह एक कॉमन जो पार्लेंस में हम बात बोलते हैं, साइंटिफिकली भी बोलते हैं कि अगर बच्चा बहुत हेल्दी होता है, स्ट्रांग होता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो काम करते हैं, साइंटिफिक फैक्टर्स काम करते हैं। साइंटिफिक फैक्टर, तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह, मतलब ये एक शोध का विषय, और इसमें इनको मतलब मुस्लिम समाज से ही इसको लेकर कुछ ना कुछ इस पे रिसर्च होनी चाहिए, क्योंकि इससे नहीं कोई मतलब, एक तो विषय ये भी है कि इसको, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो हम सब भारतवासी हैं, भारत में रहने वाले लोग हैं, तो जो भारतीय मुस्लिम महिलाएं हैं वो इस तरह की अगर किसी भी
परेशानी से गुजर रही हैं, तो उसको कहीं ना कहीं उसका संबोधन, उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, उसकी आवश्यकता है। वही मैंने बोला कि अगर आप एक हेल्दी सोसाइटी का गठन करना चाहते हैं, एक स्वस्थ समाज का गठन करना चाहते हैं, तो उसमें हर किसी का योगदान बहुत ज़रूरी है। फिर वो धर्म, कम्युनिटी, जाति, इसके आधार पे नहीं होता। ये जो भी भारत के लोग हैं उनका कंट्रीब्यूशन होना, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होना देश के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैं एक और बहुत क्विकली, जो क्योंकि हमारा लास्ट, इससे पहले जो सवाल था मेरा, आपको क्या लगता है कि हिंदू मैरिज एक्ट की अवज में उसको आंसर करने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड का गठन हुआ था? क्योंकि महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को उसमें नहीं लिया गया था, कुछ था नहीं, उनको एड्रेस करने के लिए कोई एक फोरम नहीं था, कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, तो उन्होंने अपना एक इस तरीके से गठन करके, अपना एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन गठन करके उसको इशू को एड्रेस किया। अगर क्या वो सब भारत के संविधान में, अगर वो मुस्लिम महिलाएं भी आ जाती, तो क्या इसका गठन होने की या उन महिलाओं को इस तरीके से उसमें इंक्लूड करने की आवश्यकता नहीं पड़ती? मैं समझ पा रही हूँ, आप अगर ऐसा हुआ होता कि जब हिंदू मैरिज एक्ट आया, हाँ, और उस समय जिस प्रकार से हिंदू महिलाओं के लिए, उनके अधिकारों के लिए बात हुई होती, तो अगर इस्लाम में मुस्लिम महिलाओं की भी अगर लेकर के उसी संविधान में बात हो चुकी होती, तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती इस तरीके से एक पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड बनाने की। जी, ये जैसे जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक एनजीओ, बेसिकली तो एक एनजीओ ही है, मतलब पर इन्होंने उसे खड़ा किया और आज ठीक है, उसका एक अपना मतलब वो प्रभावित करते हैं समाज के, मुस्लिम समाज के निर्णयों को। परंतु अगर ऐसा हुआ होता स्मृति जी, तो मैं समझती हूँ कि बहुत सारी जो समस्याएं आज देश के समक्ष हैं, उन समस्याओं से हमें जूझना नहीं पड़ता। हम देखें कि भारत का जो संविधान है, हम सबको समान अधिकार देता है हर तरह से। अगर हम किसी भी प्रकार से अगर हमारा उत्पीड़न हो रहा है, हमारा शोषण हो रहा है, हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी क्लास, क्रीड, सेक्स का हो, भारत का संविधान उसको अधिकार देता है कि उससे लड़ सके, उसको इतना अधिकार देता है। परंतु जैसे ही हम विवाहिक दृष्टिकोण से विवाह संबंधी कानूनों पर आते हैं, तो वहाँ पंथ के आधार पर, मतलब भारत का संविधान भी मजबूर हो जाता है, पंथ के आधार पर यह निर्णय होते हैं कि किस प्रकार से जो अधिकार हैं वो महिलाओं को किस प्रकार से मिलेंगे। और अगर जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात जो भारतीय संविधान में है, वो उसको बार बार जो है, अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स देखें तो उसमें ये विषय बार बार आया, और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी इसके पुरजोर तरीके से इसकी जो है वकालत करी और कहा कि इसको हमें जोड़ना चाहिए। मुस्लिम महिलाओं के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम मुस्लिम समाज को भी इसके अंदर लाएं और सबके लिए एक समान अधिकार हो। लेकिन क्योंकि उस समय भी इसका बहुत विरोध हुआ वहाँ पे, और इसके कारण जो है इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में रखा गया कि मतलब ये आवश्यक तो है, करना है, लेकिन अब देखते हैं आगे भविष्य में इसको कब करेंगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे कि अभी कुछ राज्यों ने, जैसे उत्तराखंड है, उसने एक इसमें पहल करी है, लीड ली है। उत्तराखंड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपने यहाँ लागू किया है, और ऐसे ही जो सकारात्मकता है ये बाकी राज्यों को भी, इसको राज्य लाकर इसको पूर्ण कर सकते हैं। इसको केंद्र में जब भी लागू होगा, पर अगर राज्यों के स्तर पर भी इसको लागू कर दिया जाए तो उससे बहुत सुधार आएगा, क्योंकि उन महिलाओं को भी उनकी उंगली थामने के लिए एक कोई ना कोई कानून, उनको कानूनन जो है उंगली थामने के लिए इस तरह के जो है हमें कानून लाने की आवश्यकता है। क्योंकि कहते हैं ना गीता जी कि इतिहास में कुछ ऐसी गलतियां हुई होती हैं, अगर उस वक्त वो गलतियां नहीं होती हैं, उस वक्त वो नैरेटिव सही कर दिया जाता है, उस वक्त कुछ ऐसी चीज़ें फिक्स कर दी जाती, तो शायद उसका जो रेपरकशन आज की सोसाइटी में, कि आज हम 2026 में बैठ करके 1970 में, 1980 में या 1960 में जो भी चीज़ें हुई हैं, मैं कह रही हूँ कि महिलाओं के लिए भी, पॉलिटिकली भी, जियो पॉलिटिकली भी, हाँ, क्योंकि इवॉल्व होता है। मैं कहती हूँ कि कोई परिपक्व, जैसा हमने बोला, नहीं होता है, गलतियाँ, मिस्टेक्स हर कहीं होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें इतनी ऑब्वियस होती हैं कि अगर उनका कोर्स करेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, और मैं कह रही हूँ कि जब भी हो, लेकिन कोर्स करेक्शन होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगेन इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ऑफ इंडिया, ऑफ भारत।
अक्सर जो जो महिलाएं होती हैं उनको ना एक बेनिफिशरीज़ की तरह देखा जाता है रादर देन कंट्रीब्यूटर्स, कि वो कंट्रीब्यूट करें, बेनिफिशरीज़ की तरह हमेशा देखा जाता है। आपके रिसर्च एक्सपीरियंस से, एकेडमिक एक्सपीरियंस से, इंडियन एजुकेशन सिस्टम को शेप करने में जो महिला एकेडमिशियंस हैं, रिफॉर्मर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, टीचर्स हैं, उनका कंट्रीब्यूशन भारत में कितना बड़ा रहा है, और क्यों मेन स्ट्रीम हिस्टोरिकल एविडेंसेस जो हमको मिलते हैं उनका जो रोल है वो क्यों इतना अंडर रिप्रेजेंटेड है। क्योंकि जब मैं बात करती हूँ मैत्री, मैं बात करती हूँ विशंभरा, अपाला, गार्गी, लोपामुद्रा, क्यों इनकी बातें नहीं हैं? क्यों इनके बारे में पढ़ने का, अच्छा लोपामुद्रा ओके इसके बारे में रिसर्च, मैत्री स्कूल है ये है, लेकिन क्यों, कौन थी मैत्री? क्यों इतना नॉलेज नहीं है लोगों, क्यों इन्फॉर्मेशन नहीं है इतनी? स्मृति जी, ये मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि हमारी जो एक जो हमें विरासत अपनी मिली है, या जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, अगर आप कहीं ना कहीं सभ्यता आधारित अगर कोई विमर्श अगर आप देखना चाहें अलग अलग सभ्यताओं का, तो आप देखेंगे कि जितनी भी सभ्यताएं जो भारत की और बाकी भी जो एशियाई सभ्यताएं हैं, यहाँ तक कि अगर आप देखें साउथ अमेरिका में भी, तो जो उन सभ्यताओं में महिलाओं का जो स्थान था समाज में, वो पुरुषों से कहीं भी कम नहीं था। और पूरे विश्व में जिसे हम कह सकते हैं कि जो मानव समाज की एक प्रथम पुस्तक मानी जाती है ऋग्वेद, उसमें भी 17 से भी अधिक ऐसी विदुषियाँ थीं जिन्होंने जो सूक्त उसमें लिखे गए, क्योंकि बड़े लंबे समय में लिखा गया, लेकिन जो सूक्त हैं उनमें कई सूक्त ऐसे हैं जो महिला ऋषिकाओं के द्वारा लिखे गए हैं। वहाँ एक जैसे घोषा नाम की एक विदुषी हैं जो कि वो कह रही हैं उसमें कि जिस प्रकार, मतलब मुझे अपने पिता से अपेक्षा यह है कि वो जैसे अपने पुत्र की को शिक्षा देने की का विषय अपने मन में ला रहे हैं, वैसे ही वो मुझे भी शिक्षा देने का विषय जो है अपने ध्यान में लाएं। इस प्रकार के श्लोक हैं उसमें। और समय समय पर आप देखेंगे कि भारतीय संदर्भ में अगर आप देखें तो बृहदारण्यक उपनिषद में ध्यान में आता है, यह श्लोक आता है, अयमाकाशः स्त्रिया पूज्यते, मतलब पूरी जो सृष्टि है उसको रचने वाली स्त्री ही है। तो हमारी तो संस्कृति ऐसी रही है जिसमें कि पूजा भी अगर आप कर रहे हैं भारत अपने घर में कहीं भी कर रहे हैं, तो आप एक दंपति के रूप में स्त्री का होना बहुत आवश्यक है। तो स्त्री अपने आप में पुरोहित है, अगर आप ये इस तरह से समझे तो। और याज्ञवल्क्य के ऋषि ने बृहदारण्यक उपनिषद में इस बात को कहा है कि स्त्री पुरुष एक ही बीज से उत्पन्न हुए हैं। तो हमारी तो एक इतनी समृद्ध संस्कृति रही है, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि हमें कहीं हमारी शिक्षा व्यवस्थाओं से जो भारत की ज्ञान परंपरा है वो विलुप्त हो गई। ये पिछले जो 10 दशक हैं, और ख़ास करके जो शिक्षा नीति के आने के 2020 के आने के बाद, एक कहीं ना कहीं एक अब ये इसको हम अपने अपने जो पाठ्यक्रम है, करिकुलम है, उनमें लाने का अब वो प्रयास प्रारंभ हुआ है। और इतनी समृद्ध, जिसे विदेशी लोगों ने हमसे प्रेरणा लेकर जो है कई बातें सोची, समझी, लिखी, और हम अपनी ही ज्ञान परंपरा से जो है पीछे हट रहे हैं। ऐसी कितनी ही जो है विदुषी महिलाएं हुई। और यह सिर्फ हम अपने प्राचीन भारत में ही नहीं देखते, हम लोकमाता अहिल्याबाई होलकर का, जैसे आपको ध्यान होगा कि पिछले ही वर्ष जो है उनका 300वां जन्म जयंती वर्ष था। तो लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जो है, उनको आप सच माने तो जब ये विषय समक्ष आया कि उनकी 300वीं जन्म जयंती है, मैंने भी उनके विषय में शोध करना शुरू किया, जानना शुरू किया कि वो क्या थी। नाम सुना था, लेकिन उन्होंने करा क्या, उनका क्या योगदान था। एनी बेसेंट ने उन्होंने जब उनके बारे में पढ़ा, अहिल्याबाई होलकर के बारे में, तो उन्होंने शोध किया और उन्होंने कई ऐसे लेख छापे उनके बारे में, और लिखा कि एक ऐसी महिला जिसने कि वो एक सब कुछ थी, मतलब मल्टीटास्किंग की जो हम आज बात करते हैं, टाउन प्लानर थी वो। उन्होंने जिस प्रकार से इंदौर शहर को उन्होंने बसाया कि इतनी चौड़ी, एनी बेसेंट लिख रही हैं कि चौड़ी चौड़ी सड़कों के किनारों पर पेड़ लगे हैं, और जिस प्रकार से उन्होंने धर्मशालाएं बनवाई, वहाँ पे उन्होंने जो है विद्यालय महिलाओं के लिए बनवाए।
ऐसी सोच रखने वाली महिलाओं को ऐसा क्यों है कि भारत का सिर्फ एक ही हिस्सा उनको ये बारे में जानता है और उनकी मतलब ये तो पूजा योग्य है, इसको पूरे देश को सेलिब्रेट करना चाहिए, ऐसे एनी बेसेंट लिखती हैं। तो ऐसी महिला और इनके मतलब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जो है वो 30 वर्ष उनका जो है मालवा पर शासन रहा, जो आजकल आपका है लार्जली मध्य प्रदेश है उसको, और कुछ महाराष्ट्र का भाग। तो वो 65 से 1765 से 1795 30 वर्ष लगभग उनका जो है शासन रहा। और उसमें उन्होंने जो आज हम ऑल्टरनेटिव फार्मिंग की बात करते हैं, वहाँ उन्होंने अपने जो वहाँ के कृषक थे उनके लिए इस तरह की ऑल्टरनेटिव फार्मिंग की। आप नील की खेती करिए, कपास की खेती करिए, तंबाकू की खेती करिए, वहाँ इस प्रकार के, और प्रदर्शनी लगती थी उसमें अलग अलग कृषि के औजार, जो कृषि विशेषज्ञ वो आते थे, वो बताते थे जो वहाँ के फार्मर्स थे उनको कि किस प्रकार से आप अपनी खेती अच्छी कर सकते हैं। मतलब आप कोई ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव, अगर आप आज के भी संदर्भ में देखें तो बहुत सारे जो विषय हैं उनको किस तरह से संबोधित करना है, लोकमाता अहिल्याबाई होलकर ने कैसे अपना राज्य चलाया, वहाँ से उससे प्रेरणा ली जा सकती है। और आप विडंबना देखिए कि हम सबको फ्रेंच रेवोल्यूशन के विषय में हम सभी को जानकारी है कि ऐसा एक फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, उसमें वहाँ के जो किसान हैं, पिजेंट्स जैसे वहाँ कहा जाता था, प्रताड़ित थे, उनके पास खाने को नहीं था, भूखमरी थी, और इसलिए एक आंदोलन हुआ और वहाँ की जो राजा रानी है उन्हें वहाँ से उखाड़ के फेंका गया। तो ये जो फ्रांस की क्रांति है ये भी लगभग 1789 ऐसे 90 के आसपास हुई, और उसमें एक जो बहुत बड़ा विषय उसमें बना वो ये था कि जब वहाँ की जो रानी थी, रानी एंटोइनेटे, मैरी एंटोइनेटे, उसको जब जाके वहाँ बताया गया कि रानी आपके पास, यहाँ लोगों के पास खाने को ब्रेड नहीं है, मतलब यू नो पेजेंट्स डू नॉट हैव ब्रेड टू ईट, तो वहाँ रानी एंटोइनेटे जो है वो कहती हैं इफ़ दे डू नॉट हैव ब्रेड टू ईट वी विल सर्व देम केक। उनके पास खाने को अगर रोटी नहीं है तो हम उन्हें हलवा पूरी देंगे। मतलब वो अपनी जो जनता थी उसकी जो परेशानियां थी, मुसीबतें थी, उनसे इतनी अनभिज्ञ थी कि उनको यही नहीं पता था कि वो क्या बोल रही हैं। और ऐसे ही समय में यहाँ हमारे भारत में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जैसी एक आदर्श जो है राज्य को चलाने वाली प्रशासिका थी। तो क्या हम अपनी शिक्षा व्यवस्था में इस तरह का बदलाव नहीं ला सकते जहां हम ये बता सकें क्यों? लेकिन मैं यही चीज़ गीता जी पूछ रही हूँ, क्यों ये अंडर रिप्रेजेंटेशन है, क्यों ये मिसिंग जो डॉट्स हैं, क्यों ये डॉट्स मिस हो रहे हैं? ये डॉट्स इसलिए मिस हुए क्योंकि कहीं ना कहीं जो पाठ्यक्रम बनाने वाले, जो इतिहास को लिखने वाले, रचने वाले और उन्हें शिक्षा व्यवस्था में लाने वाले लोग थे, उनके लिए ऐसी जो भारत के सामने ऐसी जो नायिकाएं थी, आदर्श नायिकाएं थी, उन्हें प्रस्तुत करना उनके लिए उसका कोई महत्व ही नहीं था। और कहीं ना कहीं एक एजेंडा ड्रिवन भी था, इसमें कोई हम दो राय नहीं कह सकते। क्या हम पूरे विश्व को नहीं बता सकते हैं? आप कहीं भी अगर जेंडर स्टडीज़ में अगर कहीं भी जाएं पूरे विश्व भर में, भारत की बात आएगी ना, सती प्रथा की बात जरूर आएगी। लेकिन लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जैसी जो प्रशासिका रही, एक कंपैरेटिव की यूरोप में भी एक ऐसे उदाहरण थे, कुछ अच्छे उदाहरण भी होंगे, हम उन्हें मना नहीं कर रहे, लेकिन उनकी जो विश्व में सब जगह पढ़ाया जाता है, तो भारत में तो कम से कम हम इस विषय को ले सकते हैं कि ऐसे समय में भारत में, जब यूरोप में ये हो रहा था, भारत में हमारे पास एक ऐसी प्रशासिका थी जिसने अपने पूरे राज्य को किस प्रकार से आगे बढ़ाया, कितना समृद्ध किया। अपने उनका जो एक्सचेकर था, उनका जो राज्य का कोष था, वो जब उनको विरासत में मिला और जब वो उनकी मृत्यु हुई, उसमें कम से कम 1.5 गुना इजाफा उन्होंने किया। और आज जो भारत के प्रधानमंत्री ने जब पहली बार मोदी जी ने ये बात करी कि मैं प्रधानमंत्री नहीं, स्वयं को प्रधान सेवक मानता हूँ, तो आप ये सोचें कि लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जो है वो प्रधान सेविका के रूप में उन्होंने वो जो है उसी प्रकार से अपने पूरे राज्य को चलाया, जो खुद सिंहासन तक में नहीं बैठती थी। सिंहासन, क्योंकि वो ये मानती थी कि मैं जो है भगवान शिव की वो पूजक थी कि मैं भगवान शिव को प्रेरणा मानकर इस राज्य को चला रही हूँ, तो वो इस राज्य को चला रहे हैं और मैं सिर्फ उनके एक तरह से सूत्रधार हूँ और इस पूरे प्रशासन को देख रही हूँ। तो इस तरह की जो प्रेरणा लेकर आज का जो हमारा 21वीं शताब्दी का जो भारत का जो युवा है, उसको प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। वो प्रेरणा जो है
कई और ऐसी जगहों से ले रहा है जिनसे कि कहीं ना कहीं जो हमारी जो समृद्ध परंपराएं हैं वो कहीं ना कहीं छूटती जा रही हैं। हमें ठीक है, हम जो आधुनिकता, भारत पूरे विश्व में एक बदलाव आ रहा है, उस जो वो बदलाव है उसके साथ हमें चलना है, लेकिन जो हमारी प्रेरणा स्रोत है और जो हमारी अच्छी बातें हम उन्हें क्यों छोड़ना चाहते हैं। आपने एजेंडा ड्रिवन हिस्ट्री की बात करी कि ये जो पूरा ये जो रीपर्पस किया गया था हिस्ट्री को, और खासकर एजुकेशन सिस्टम में जिस तरीके से इंट्रोड्यूस किया, वो आप कह रही हैं कि लेफ्ट आइडियोलॉजी प्रभावित एजेंडा ड्रिवन थी। एक और चीज़, हिस्ट्री में रानी लक्ष्मीबाई का नाम हर जगह है, लोग जानते भी हैं, बहुत चर्चित, बहुत ही रिस्पेक्टेड, बहुत ही मोटिवेशनल एक जगह है रानी लक्ष्मीबाई की। लेकिन उसके साथ साथ रानी दुर्गावती हो गई, अवंतीबाई लोधी हो गई, रानी अबक्का हो गई, रानी ताराबाई भोसले हो गई, छत्रपति शिवाजी महाराज की पुत्रवधू झलकारी बाई हो गई। क्यों हिस्ट्री में ये जो फिरोशियस विमेन वॉरियर्स रहे हैं, जिनके बारे में एविडेंस है, जिनके बारे में हमारे पास रिसर्च अवेलेबल है, सब कुछ है, शोध है, क्यों इनका नाम नहीं है? क्यों सिर्फ हम एक जब नायिका की बात करते हैं, क्यों सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई तक ही हम सीमित रह गए? स्मृति जी, रानी लक्ष्मीबाई एक योद्धा थी और पूरे हम जानते हैं कि इतिहास में उनका कितना बड़ा योगदान रहा, वर्चस्व रहा। हाँ जी। परंतु ऐसी हमारे पास बहुत सारी नायिकाएं, अगर आप देखें हर शताब्दी में, अगर आप उठा के देखें भारत के इतिहास को, तो हर शताब्दी में हमारे पास ऐसी नायिकाएं हैं। लेकिन ऐसी नायिकाओं को हमारे जो है पाठ्यक्रम में अब वो बदलाव आ रहे हैं, धीरे धीरे वो बदलाव आ रहे हैं, लेकिन इतना लंबा समय बीत गया जिनके विषय में जानकारी, मैं कह रही हूँ आधे से ज़्यादा भारत को उनके विषय में जानकारी नहीं है। क्योंकि जब मैं पढ़ती थी जी, आज से लगभग 25 वर्ष पहले, या कह लीजिए 20 वर्ष पहले, जब मैं पढ़ रही थी, तो मुझे सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई के बारे में ही नॉलेज थी। और शायद अगर मैं पत्रकारिता नहीं कर रही होती, अगर मैं डॉक्टर होती, इंजीनियर होती, या कुछ किसी और सेक्टर में होती, तो शायद मुझे कभी इसके बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं पता चलती कि ऐसी भी वीरांगनाएं हैं या ऐसी भी फिरोशियस वॉरियर्स रही हैं, फीमेल वॉरियर्स रही हैं, योद्धा रही हैं, जिनका इतिहास हमेशा कृतज्ञ रहेगा। मुझे भी नॉलेज नहीं होती, और मुझे पता है कि शायद 85% जो भारत की जनता है उसको भी इनके बारे में नॉलेज नहीं होगी। अगर आपके पास कोई सोशल मीडिया पे कोई वायरल होती रील मिल जाए जी, तो वाकई में इंट्रीगिंग रहेगा ये सब्जेक्ट, लेकिन कंप्लीटली वाइप्ड आउट फ्रॉम हिस्ट्री। जी, क्यों इन महिलाओं के बारे में कभी क्यों नहीं बात? इन महिलाओं के बारे में बात इसलिए नहीं हुई क्योंकि अगर इनके बारे में बात होती तो जो है इतने लंबे समय तक जो हम एक हम कह सकते हैं कि एक हीन भावना से ग्रस्त हमें किया गया कि भारतीय समाज में तो महिलाओं को जो है वो खाना बनाओ, बच्चे देखो, हाँ, कि वो सिर्फ एक घर तक सीमित रही हैं। ये एक जो नैरेटिव एक लंबे समय तक बनाया गया है, वो नैरेटिव बिल्ड नहीं हो पाता। आप देखें, आपने इतनी नायिकाओं का नाम लिया, उनमें से एक नायिका मैं जो यहाँ उनका समक्ष में था, उसको एक रिप्रेजेंटेटिव हम मान लें, क्योंकि हर शताब्दी में हमें इस तरह की अनेक नायिकाएं, और दक्षिण हो उत्तर भारत हो, सब जगह आपको ऐसी नायिकाएं जो है मिलेंगी। इसमें एक संदर्भ मैं जो बताना चाहूँगी यहाँ पे वो है कि और इसीलिए क्योंकि मदुरई का अभी आपने ध्यान में आया होगा, अभी मदुरई बहुत ज़्यादा राजनीतिक कारणों से वो न्यूज़ में रहा, और वो इसलिए क्योंकि वहाँ जो दीपथून है, एक पहाड़ी के ऊपर दीप जलाने की जो एक बड़ी लंबी समय से वहाँ इष्ट देव की पूजा की प्रथा है, उसको वहाँ तमिलनाडु की सरकार ने वहाँ के हाई कोर्ट के जो है न्यायालय के दिशा निर्देश के बावजूद उसको नहीं करने दिया वहाँ के भक्तों को। ये मतलब बड़ा गंभीर विषय कि भारत में रहकर हम अपनी भारतीय संस्कृति और परंपराओं के आधार पर भी हम अपने देवी देवताओं का पूजन करने में जो दखल है, इसी संदर्भ में मैं बताना चाहूँगी कि मदुरई में 14वीं शताब्दी में वहाँ उस समय पहले पांड्या जो है साम्राज्य का राज था, और उसके बाद दिल्ली सल्तनत से, क्योंकि क्या है हम सभी जब मीनाक्षी अक्कम इतना बड़ा जो मंदिर पूरा विश्व प्रसिद्ध मंदिर है उसको देखने इतने लोग जाते हैं, तो वहाँ क्योंकि इतना सोना चांदी था कि दिल्ली सल्तनत ने वहाँ बार बार जो है आक्रमण किए,
और उन आक्रमणों में, कुछ आक्रमणों के बाद उन्होंने उन पांड्य राजाओं को हरा दिया और उरुक खान नाम के एक वहाँ के जो दिल्ली सल्तनत से गए थे, उन्होंने वहाँ पे शासन अपना स्थापित किया और बाद में वो दिल्ली सल्तनत से अलग हो गए, मतलब अपना स्वतंत्र इंडिपेंडेंट राज्य उन्होंने दिल्ली सल्तनत को भी साइड कर दिया कि मैं अपना यहाँ का खुद का राजा हूँ। तो उन्होंने जब जो है वहाँ 45 वर्ष वहाँ मुगल शासन रहा, मुगल या आप कह लीजिए मुस्लिम शासन रहा मदुरई में 45 वर्ष। और उन 45 वर्षों में वहाँ जो एक ये आप कह लीजिए जिस तरह की वारदातें वहाँ हुई, उनको इब्न बटूता जो कि एक ट्रैवलर थे बहुत बड़े और भारत में वो आए उसी समय, तो वो भी वहाँ गए, उस समय मदुरई गए और उस समय वो वहाँ रहे वो, और अपने वो यात्रा वृत्तांत में इसको लिखते हैं ट्रैवलॉग में कि जब वहाँ जिस प्रकार से वहाँ हिंदुओं को मारने के लिए जिस तरह से आदेश दिए जाते थे, कहते मैं मतलब मेरे खाना मुझसे नहीं खाया जा रहा था कि मतलब मेरे इस तरह के वहाँ, मतलब उसने भी उसको वहाँ पे उसकी निंदा करी है, इस तरह के वहाँ पे हालात थे। और उस समय में विजयनगर साम्राज्य भी साथ में था। विजयनगर साम्राज्य में के वहाँ के जो राजा थे, उन राजा ने को रात में एक बार स्वप्न आया ये, और उस स्वप्न में वहाँ की जो पांड्य राजों की इष्ट देवी है वो उन्हें कहती है कि मेरे धरती पर, मेरे मंदिरों में जहाँ की चंदन की खुशबू आती थी, जहाँ की मृदंगम बजते थे, नृत्य होता था, आज वहाँ सब तरफ सिर्फ मांस की जो है बदबू आ रही है। तो ये तुम्हारा दायित्व है कि तुम मेरे मंदिरों में दोबारा उनको उस तरह से स्थापित करो। और तब विजयनगर साम्राज्य के राजा जो हैं उन्होंने वहाँ युद्ध किया और उसको हराया और दोबारा से वो विजयनगर साम्राज्य का हिस्सा बना और शासन वहाँ स्थापित हुआ। और ये जानकारी कहाँ मिलती है? ये जो जानकारी है ये एक संस्कृत का, आप उसे काव्य कह लीजिए, एक संस्कृत का, उसमें जिसका नाम है मदुरई विजयम। मदुरई विजयम जो है इस तरह का एक महाकाव्य है जिसको लिखा किसने, क्योंकि मैं स्त्री विषय है इसलिए यहाँ मैं ये संदर्भ मैंने लेके आई हूँ। इसको लिखने वाली वो राजा की, विजयनगर साम्राज्य के राजा की जो पत्नी थी गंगा देवी, उन्होंने ये पूरा विस्तृत ये महाकाव्य उस युद्ध में जो युद्ध लड़ा गया और मदुरई में उस समय वहाँ की जो सामाजिक परिस्थितियाँ थी, युद्ध में क्या क्या उन्होंने चुनौतियाँ सामने आई, ये सारा वृतांत उसमें लिखा है, जिससे ये समझ में आता है कि वो खुद वहाँ उपस्थित रही होंगी, उसके बिना वो लिख ही नहीं सकती ये सब। और सबसे मजे की बात है कि ये जो पुस्तक है ये आपको पता है कब एक तरह से डिस्कवर हुई, मतलब कब मिली? एज लेट एज 1956-57 ये अचानक से, मतलब जैसे बड़े सारे, बहुत सारे, अभी तो इतनी पांडुलिपियाँ जो है मैसूर में एक मैसूर विश्वविद्यालय, वहाँ भी इस तरह का एक संस्थान है, वहाँ ऐसी बहुत सारी संस्कृत की पांडुलिपियाँ पड़ी हुई हैं। तो वो खोजते खोजते ये जो है मदुरा विजयम मिल गई और उसके बाद पता चला कि इसको लिखने वाली जो गंगा देवी जी हैं उनमें अगर आप उसका मतलब प्रथम जो चैप्टर उसे पढ़ेंगे तो जितने संस्कृत के विद्वान या ऋषि हुए उनको पहले उन्होंने नमन किया है। उसमें वेदम व्यास को, वाल्मीकि को, कालिदास को, इन सब को नमन करते हुए पहले फिर वो अपनी जो है उन्होंने एक तरह से वो कथा लिखी है। तो ये कह सकते हैं, वहाँ कई लोग हैं जो ये कहते हैं कि इनको तो पहला वुमन, दक्षिण भारत का फर्स्ट वुमन हिस्टोरियन मानना चाहिए गंगा देवी को, क्योंकि उन्होंने इतिहास को जो है किस तरह से मदुरई का वो जो पूरा शासन वहाँ ध्वस्त किया गया, वहाँ की कैसी परिस्थितियाँ थी, उनका पूरा उल्लेख किया गया। तो हमारे सामने तो ऐसे ऐसे उदाहरण हैं जो है ना कि भाई शिक्षा से जुड़े हुए, विदुषी किस प्रकार की विदुषियाँ थी, तो ऐसी वो गंगा देवी थी जिन्होंने वो पुस्तक लिखी और फिर उसका इंग्लिश अनुवाद उसके बाद हुआ। तो अगर ये पाठ्यक्रम, ये जो ग्रंथ है, अगर हमारी संस्कृत जहाँ जहाँ पढ़ाई जाती है, क्या ये पाठ्यक्रम में ये जो है ग्रंथ नहीं लग सकता या नहीं पढ़ाया जा सकता? कितना विषय पता चलेगा हमें, उस समय का जानकारी मिलेगी मदुरई के बारे में, वहाँ के पूरे दक्षिण भारत के समाज के बारे में। तो ये जो लड़ाई होती है, विजयनगर एम्पायर, जो राजा को सपना आता है, उसके बाद ये वापस आते हैं मदुरई में, हाँ, ये युद्ध करते हैं। उसके बाद जो 45 साल का जो दिल्ली सल्तनत का राज था उसको खत्म करते हैं। हाँ, खत्म करते हैं और वहाँ साम्राज्य स्थापित करते हैं और दोबारा से हाँ पुनः वहाँ जो है
मंदिरों में उसी प्रकार से फिर व्यवस्था स्थापित होती है। और इसके पूरा थ्रू आउट ये पूरा कॉन्टेक्स्ट और ये सब ये कुछ सारा इसमें है। उसके बाद इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। और एक मजेदार बात और मैंने कहीं संदर्भ पढ़ा कि सलमान रश्दी जी की अभी एक कोई नई पुस्तक आई है, मैंने नहीं पढ़ी है, लेकिन विक्ट्री सिटी नाम की एक पुस्तक आई है। तो ये संदर्भ भी आया है कि उनकी ये जो ग्रंथ है उनकी प्रेरणा, उन्हें इस पुस्तक को लिखने की प्रेरणा, मतलब ये कॉपी नहीं है उसकी, लेकिन प्रेरणा उनको इस महाकाव्य को पढ़ के उनको मिली। इंटरेस्टिंग। वैसे तो बहुत सारे ऐसे अनसंग हीरोज रहे हैं जिनके बारे में अभी तक इतिहास उनके साथ जस्टिस न्याय नहीं कर पाया है, लेकिन ऐसी कौन सी आपके अकॉर्डिंग भारत के जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट में या जो स्लेवरी से लड़ने के लिए जो भारत अधीन रहा अलग अलग एक्सटर्नल फॉरेन फोर्सेस के, ऐसा कौन सा चेहरा है जो आपके अकॉर्डिंग आपको लगता है कि लोगों को उनके बारे में पता चलना चाहिए? स्मृति जी, सच में बड़ा वैसे कठिन प्रश्न है, क्योंकि इतनी सारी नायिकाएं हैं और हर नायिका अपने आप में हम कह सकते हैं कि उनका जो योगदान है अपने आप में विलक्षण है और उनके हर संदर्भ में सबकी बात होनी चाहिए। परंतु रानी अबक्का, आपने भी उनका अभी उल्लेख किया है रानी। तो रानी अबक्का का मैं यहाँ जरूर उल्लेख करना चाहूँगी, और उसका कारण ये भी है कि ये जो वर्ष है ये उनकी 500वीं जन्म जयंती वर्ष उनका है। 500 वर्ष उनके जन्म को पूरे हुए हैं। तो इस संदर्भ में ज़रूर मुझे लगता है कि रानी अबक्का के विषय में महाविद्यालयों में, विद्यालयों में हमें जैसे स्किट के माध्यम से कुछ कविता लेखन या उनके विषय में जानकारी लेना, क्योंकि अभी तो इस विषय में जानकारी कहीं संदर्भ में कितनी मिलेगी मुझे इसका जानकारी नहीं है, लेकिन जितना मैंने थोड़ा शोध जो किया है उन रानी अबक्का के विषय में, तो रानी अबक्का जो है वो उल्लाल जो राज्य था, जो कि आज का तटीय कर्नाटका जिसे हम कोस्टल कर्नाटका है, आज के कोस्टल कर्नाटका में उनका राज्य था। और वो चौटा साम्राज्य जो था उसने लगभग 300 साढ़े 300 जो साम्राज्य उसने राज किया, उसमें ये भी एक रानी हुई। तो ये जो है जन्म से ही बहुत प्रतिभाशाली थी और बहुत विलक्षणी थी। इन्होंने चाहे शिक्षा हो, चाहे तलवारबाजी हो, चाहे धनुर्शिक्षा हो, सब में ये बहुत निपुण थी और इसलिए इनको राजकुमारी उल्लाल का घोषित कर दिया गया था बहुत छोटी आयु में। ऐसे समय में ये भी संदर्भ आता है कि इनकी मैंगलोर के जो उस समय राजा थे उनसे इनका विवाह हुआ। तो जब मैंगलोर के राजा का विवाह का प्रस्ताव इनके यहाँ गया तो रानी अबक्का के जो मामा थे उन्होंने एक शर्त रखी, और वो ये थी कि इसी शर्त पर इनका विवाह होगा कि अबक्का जो है हर रोज़ घोड़े पे सवार होकर अपने राज्य में आएंगी और अपना पूरा राज्य का कार्यभार संभालेंगी। तो ये मान ली गई बात और उनकी मैंगलोर के राजा से उनका विवाह हो गया। अब ये संदर्भ, जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये भी है कि वो समय था जब पुर्तगीज़ जो है वो दक्षिण भारत में बहुत प्रभावशाली हो गए थे और उनका एक बड़ा सीधा सा उसूल था कि या तो आप जो भी राजा है, या तो आप हमारे अधीन आ जाइए, हम आपका राज्य चलाएंगे, या आप हमें कर दीजिए, हाँ, टैक्स दीजिए। तो रानी अबक्का जो है वो उन्होंने बिल्कुल इस बात से इनकार कर दिया कि हम जो है पुर्तगीज़ को न तो हम टैक्स देंगे और ना ही हम इनके अधीन जाएंगे। और वो इतनी विलक्षणकारी और मतलब चाहे सामाजिक रूप से देखें आप उनको, चाहे आप उनको एक योद्धा के रूप में देखें, कई युद्ध पुर्तगियों के साथ उन्होंने लड़े और उन युद्धों में हराया, जबकि एक उल्लाल छोटा सा राज्य था, लेकिन उन्होंने जो है पुर्तगालियों को हराया। जनरल एंटोनियो नाम के एक जो पुर्तगाली हैं, उन्होंने अपना जो स्मरण लिखा है, संस्मरण लिखे हैं, उसमें उन्होंने ये लिखते हैं कि हमारे कई कमांडर्स हैं जिनको कि मार गिराया वहाँ के उल्लाल के सैनिकों ने। और इसमें एक जो दूसरा एक जो कंटेक्स्ट जुड़ता है वो ये है कि जो शादी, इनका विवाह जब मैंगलोर के राजा के साथ हुआ तो उस समय ये सब विषय भी चल रहा था, पुर्तगीज हावी हो रहे थे। तो इन्होंने जो है मालाबार के राजा और एक दो और राजाओं के साथ संधि भी करी कि हम मिलकर जो है रानी अबक्का ने, हम पुर्तगीज़ के खिलाफ मोर्चा संभालेंगे, युद्ध करेंगे, खदेड़ेंगे कि हमारी भूमि में हम किसी दूसरे को हम टैक्स क्यों दें जब हम अपनी भूमि पर अब राज कर रहे हैं। परंतु दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि उनके जो पति मैंगलोर के राजा थे
वो कहीं ना कहीं पुर्तगालियों के दबाव में आ गए और उन्होंने उन्हें अपने यहाँ अपने किले में आने की अनुमति और छावनी लगाने की अनुमति दे दी, जिसके कारण रानी अबक्का जो है वो बहुत ही उनको दुख हुआ इस बात का, और उन्होंने इस विषय में बहुत लंबी चर्चा अपने पति से करी कि हम क्यों इनके अधीन आए। लेकिन कुछ भी कारण रहे हों, और उसके राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं और किसी और भी प्रकार के कारण हो सकते हैं, लेकिन इसके उनके जो पति हैं उन्होंने ये बात नहीं मानी और दुखी होकर रानी अबक्का ने कहा कि जो व्यक्ति जो राजा अपनी प्रजा को जो है प्रजा को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, तो वो जो है एक पत्नी का ध्यान कैसे रख पाएगा। और बड़े दुखी मन से उन्होंने अपने सभी आभूषण जो भी उनको एक तरह से विवाह में मिले थे वो सब उन्होंने वापस कर दिए। तो इस संदर्भ में अगर आप देखें, क्योंकि आज के जो फेमिनिज्म, मॉडर्न फेमिनिज्म वाले लोग जो विषय लाते हैं तो बार बार बात करते हैं कि स्वतंत्र रूप से सोचने का अधिकार नहीं है। आप ये सोचें कि 16वीं शताब्दी में एक महिला ने, एक रानी ने, उनके लिए कितना कठिन रहा होगा। उन्होंने ये निर्णय लिया कि उनके अपने देश के प्रति उनका जो समर्पण था, वो जो निष्ठा थी उनके लिए, जो अपनी राष्ट्रीय अस्मिता थी, उसको उन्होंने प्राथमिक रखा अपने गृहस्थ जीवन से। और इस प्रकार रानी अबक्का जो है उन्होंने, और यही नहीं, वो खाड़ी देशों के साथ व्यापार करती थी, मसालों का, रेशम का, और पुर्तगालियों का जो है उनके साथ इसी विषय पर एक तरह से उनकी बनी नहीं रानी अबक्का के साथ, क्योंकि पुर्तगाली कहते थे आप हमसे अनुमति लेकर हमारे अनुसार उनके साथ व्यापार करेंगे। लेकिन वो 30-30 जहाज एक साथ जो है वो खाड़ी देशों में यहाँ से सामान लेकर जाते थे। और इसमें एक इटालियन ट्रैवलर है पेत्रो डेलोवेल, उन्होंने भी अपने यात्रा वृत्तांत में, क्योंकि वो उस समय भारत आए और उन्होंने वो अबक्का के राज्य में भी गए, और वहाँ उन्होंने, आप सोचेंगे ईरान के जो शाह थे, राजा, मतलब इनकी प्रसिद्धि रानी अबक्का की खाड़ी देशों तक इतनी हो गई थी कि ईरान के जो उस समय शाह थे उन्होंने पेत्रो डेलोवेल के माध्यम से संदेश भेजा रानी अबक्का को कि आपको मैं न्योता देता हूँ कि आप हमारे देश में आए यहाँ, क्योंकि आपके द्वारा जो मतलब जिस प्रकार से आप प्रशासन चला रही हैं उसके यहाँ ख्याति है। और पेट्रो डेलोवेल लिखते हैं कि कैसे उन्होंने जो नहरें बनवाई अपने राज्य में, किस तरह से बहुत सारे इस तरह के बदलाव लाए सामाजिक रूप से भी रानी अबक्का ने, क्योंकि वो एक जैन समाज से थी, वो जैनी थी। लेकिन जैसे कई एक उदाहरण मिलते हैं जब वहाँ कुछ मछुआरे समाज की जो बेटी है या उनकी शादी जो है जैन समाज में होने लगी, तो कहीं समाज में जब ऐसे इस तरह की समस्याएं आई तो उन्होंने वहाँ कानून बना दिया अपने राज्य में कि किसी भी तरह के अंतर्जातीय विवाह जो होंगे तो उसमें बेटी जिस भी समाज से आएगी उसको वहाँ की परंपराएं मानने का पूरा अधिकार रहेगा। इस तरह के कानून उन्होंने 16वीं शताब्दी में बनाए। तो इस तरह की विजनरी एक हम कह सकते हैं, और ऐसी प्रभावी रानी अबक्का जो 80 वर्ष की आयु में पुर्तगालियों के साथ ही लड़ते लड़ते वो जो है उन्होंने वो वीरगति को प्राप्त हुई। तो उनका उल्लेख मुझे आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मुझे लगता है कि समाज और उनके बारे में और शोध हो, जानकारी प्राप्त हो तो अच्छा रहेगा। गीता जी, जब शिक्षा की बात हो रही है तो एक अगर मैं अभी की बात करूं अभी के कॉन्टेक्स्ट में, तो जेएनयू की बात अगर नहीं करी इस पॉडकास्ट में तो ये पॉडकास्ट अधूरा रह जाएगा। जेएनयू में अक्सर देखा गया है कि स्लोगनरिंग हो रही है, प्रोटेस्ट हो रही है, नारे लग रहे हैं। अभी हाल ही में जो नारे लगे थे वो प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर अमित शाह के लिए लगे थे, जो बहुत वायरल हुए, जो नारे बहुत वायरल हुए, जिस तरीके के जो शब्दों का प्रयोग किया गया। 2016 में भी जो निकल करके आया था, कन्हैया कुमार, उमर खालिद, अफजल गुरु के सपोर्ट में नारे लगे थे। कभी लाल सलाम के नारे लगाते हैं, कभी आज़ादी के नारे लगाते हैं कि भाई हमको आज़ादी चाहिए। जेएनयू ही क्यों एक गढ़ बना रहता है इस तरीके की एक्टिविटीज़ के लिए? मतलब मैं आम जनता जानना चाहेगी, क्योंकि बहुत लोगों का इंटरेस्ट भी आया है, क्यों जेएनयू में कभी दीपिका पादुकोण आ रही है, कुछ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ऑब्वियसली कोई फिल्म का चेहरा बड़ा आ जाता है, सेलिब्रिटी आ जाता है, उसको अलग अलग सबके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। लेकिन मोटी बात यह है कि जो कुछ भी वहाँ होता है लोगों तक पहुँचता है, वायरल होता है, रेजोनेट करता है। क्यों? स्मृति जी,
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो है वो भारत के सबसे जो मैं कहूँगी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक विश्वविद्यालय, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वहाँ बहुत ही अच्छा शोध, मतलब जो एक विश्वविद्यालय से अपेक्षा होती है कि वहाँ अच्छा शोध हो, और इस तरह के एक बहुत बड़ा जो वहाँ पे शिक्षकों का, विद्यार्थियों का वर्ग है, वो बहुत अच्छा अपना काम कर रहा है, जैसा कि हर किसी जो एक अपेक्षा होती है किसी विश्वविद्यालय से। लेकिन एक विषय जो जेएनयू के साथ रहा कि वो वहाँ अगर आप देखें कि इसकी स्थापना से लेकर, जेएनयू की स्थापना से लेकर यहाँ पर जो पूरा एक, क्योंकि इसका एक राजनीतिक पहलू भी है, क्योंकि राजनीतिक पहलू ये है कि जब कांग्रेस की सरकारें आई तो उनमें जो शिक्षा जो था वो कहीं ना कहीं उन्होंने पूरी तरह से जो देश की वामपंथी पार्टियां हैं जो उनके सहयोग में थी उनके हाथों में सौंप दिया था। और उसके कारण जो यहाँ की जो पूरी शासन प्रणाली बनी उसमें जिस प्रकार के डोमिनेंस रहा जिन लोगों का, उन्होंने इसको कहीं ना कहीं एक इस तरह से एक इंस्टीट्यूशन के रूप में जो इसकी छवि बन गई कि वहाँ आप कुछ भी, मतलब चाहे कुछ एक जो हम ये कह सकते हैं कुछ एक सेक्शन है वहाँ, वो इस तरह की जो मैं कह सकती हूँ कि जो देश के विरोध में, या आप प्रशासन का विरोध करें, आप सरकार का विरोध करें, हम तो वैसे भी एक डेमोक्रेटिक नेशन है, हम तो एक लोकतंत्र है, हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप किसी की भी बुराई कर सकते हैं, लेकिन आप सरकार की बुराई करते करते आप जो है देश की बुराई तक पहुँच जाते हैं, देश को बांटने तक की बात करने लगते हैं। तो ये जो विषय है ये एक बड़ा चिंता का विषय हो गया था, और यही कारण था कि वहाँ एक बड़े लंबे समय तक जो एक भारत सरकार के प्रावधानों में भी जो शिक्षा व्यवस्था के जो मानक दिए हुए थे, जो पैरामीटर्स दिए हुए थे, उन पैरामीटर्स के आधार पर भी वहाँ एक आप ये कह लीजिए कि उन्हें माना नहीं जाता था, उल्लंघन हो रहा था। हाँ, जैसे उदाहरण के लिए आप कोई एक शिक्षक है, वो पीएचडी के स्टूडेंट, उसका एक लिमिट है, ऐसा नहीं है कि आप 100 विद्यार्थियों को अपने अंतर्गत ले सकते। एक प्रोफेसर है वो 8 अपने अंडर स्टूडेंट ले सकता है, एक जो असिस्टेंट प्रोफेसर है वो कुछ एक संख्या ले सकता है। लेकिन वहाँ किस प्रकार की व्यवस्थाएं चल रही थी कि कोई लिमिट ही नहीं थी, एक एक व्यक्ति के पास कितना पीएचडी स्टूडेंट है, आप उसको डी रजिस्टर करिए, फिर कुछ दिन बाद फिर से रजिस्टर कर लीजिए, फिर आप एक तरह से वहाँ पे जो है शोधार्थी नए हो गए। और इसीलिए एक तरह से मतलब समाज में एक तरह से उसका एक नैरेटिव, इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी, और उसका जो नैरेटिव क्या जाने लगा समाज में कि वहाँ बार बार विषय आना कि भाई ऐसे कैसे है, वहाँ पे इतने लंबे लोग वहाँ रह रहे हैं, उनके वहाँ से वो उनका जीवन चल रहा है, शादी विवाह हो गए, बच्चे हो गए, और वो पीएचडी करे जा रहे हैं, मतलब पीएचडी कब पूरी होगी। तो इस तरह के जो प्रावधान उनके कारण, और जो समाज में सामने आया, जैसे अभी आपने बताया कि किस प्रकार से, लेकिन क्या है कि ये अब एक ये फ्रिंज है, वहाँ पे एक फ्रिंज एलिमेंट रह गया है। ये कोई भी जेएनयू के मुख्य धारा से जुड़ा हुआ मुझे तो नहीं, मतलब बाहर से जो मैं देख रही हूँ तो मुझे तो ये कहीं अब एक वहाँ की मुख्य धारा का भाग नहीं लगता, ये एक वहाँ फ्रिंज एलिमेंट है। वहाँ कुछ लोग हैं जो किसी कारण से, अपनी कुंठाओं के कारण से जो है इस प्रकार की जो प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द कहना, या पूर्व में देश के टुकड़ों करने की बात करना। मुझे लगता है कि आपने बोला कि राइट टू स्पीच सबका अधिकार है, सबके लिए बनाया है, प्रावधान है संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन पूरा देता है, कोई बात नहीं, आप आवाज़ उठाए, हर देश में ऐसा होता है, आप आवाज़ उठाते हैं। लेकिन दिक्कत वहाँ पे आ जाती है, जैसा कि आपने बहुत क्लियरली बोला कि जब आप वो जो एक थिन लाइन है उसको क्रॉस करके आप देश की ही बुराई, मतलब आप भारत तेरे टुकड़े होंगे इस तरीके से आप बात करते हैं, या आज़ादी के इस तरह से नारे लगाते हैं, जो एक एंटी इंडिया एक पर्सपेक्टिव है वो बाहर तक पहुंचाता है। क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, क्योंकि फॉरेन फोर्सेस जिस तरीके से इस वक्त भारत जियोपॉलिटिकली जिस तरीके से प्लेस्ड है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, कुछ साल पहले श्रीलंका, बर्मा, म्यांमार, भूटान, जिस तरीके से ओवरऑल जो जियोपॉलिटिकली एक अपहीवल हो रहा है, उसमें ये जो यंगस्टर्स हैं उनका बहुत अहम, ये यूथ ऑफ द कंट्री बहुत अहम रोल है। और जब हम ये एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ देखते हैं,
क्योंकि सब कुछ जो आप करते हैं बिल्कुल आप आवाज़ उठा सकते हैं एक रेजीम के खिलाफ, क्योंकि अगर एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन नहीं होगा तो सरकार स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। फिर तो वो वही बात हो गई कि आप एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ पे बस एक ही माई वे और हाईवे वाली बात है। लेकिन जब आप एक ऐसे डेमोक्रेटिक सिस्टम में रहते हैं, एक ऑपोजिशन की आवाज़ ही बहुत स्ट्रांग होती है, एक यूथ की आवाज़ बहुत स्ट्रांग होती है अगेन, बट देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन कि आप कहाँ पर अपनी हदों में रह करके आप किसी चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और कहाँ आपकी एक्टिविटीज़ या आपका ऐसा कोई भी प्रोजेक्शन जो है वो एंटी कंट्री हो जाता है। बिल्कुल, और इसके संदर्भ में मुझे ध्यान आ रहा है 2010 में वहाँ मुझे ध्यान में आ रहा है कि सीआरपीएफ के कई 32 जवान जो हैं वो मारे गए थे दंतेवाड़ा में, और उस समय वहाँ पे जो है जेएनयू के अंदर छात्रों के द्वारा, कुछ छात्रों के द्वारा वहाँ मिठाई का वितरण किया गया था 2010 में। तो ये अपने आप में एक बहुत ही कि देश के, हम आज यहाँ बैठ के आप और मैं यहाँ बातचीत कर रहे हैं तो भारत की सेना के जवान इस ठंड में आप देखिए कि भारत की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। ऐसे में आप और किसी भी तरह की अगर कोई अलगाववादी जो कहीं भी इस तरह की कोई एक्टिविटी हो रही है, उस अलगाववादी एक्टिविटी को रोकने के लिए जो लोग हमारे सैनिक लगे हुए हैं उनके ऊपर अगर उनकी हत्या हो जाती है तो उन्हें मार दिया जाता है, तो ये कहाँ से एक उत्सव मनाने का संदर्भ है? मगर क्या ड्राइव है, क्यों? ये बहुत ही, यही जो वहाँ पे जो एक कह सकते हैं कि जो वैचारिक रूप से जो वामपंथी अपने आप को कहने वाले जो वहाँ का जो एक समूह है जिसमें कुछ शिक्षक भी हैं, कुछ वहाँ छात्र संगठन है, वहाँ के आइसा वहाँ पे जैसे आप जानते हैं वहीं से पनपा, ऐसे और भी जो वहाँ के संगठन हैं उनके मतलब पूरी शिक्षा व्यवस्था में कहीं ना कहीं इसको एक जीत के रूप में देखना, जो कहीं, और इसी को आप जो अर्बन एक्सेलिज्म की आपने पहले बात करी, वो ये आप देखिए ये दोनों तार जुड़ते हैं कहीं ना कहीं। मतलब वहाँ जो है नक्सलों के द्वारा हमारे जो भारत के सीआरपीएफ के जवान हैं उन्हें मारा जा रहा है, और एक विश्वविद्यालय में उसके लिए कुछ एक समूह है जो खुशियाँ मना रहा है। तो एक जो वो तंत्र उसको जोड़ने और उसे कहीं ना कहीं जस्टिफाई करना कहना कि ये जो है बहुत अच्छी बात है। आप समझ रहे हैं ना, इसी प्रकार से जैसे जम्मू कश्मीर को लेके भी कई इस तरह के, उस समय मुझे ध्यान आ रहा है 2010-11 में इस तरह के सेमिनार हुए, उनमें अरुंधति राय और उनके जैसे कुछ और जो लेखक हैं उन्होंने समक्ष आकर जो है बिल्कुल कश्मीर को अलग करने की बातें कही, जिसको लेकर फिर केस भी दर्ज हुआ, उसके ऊपर बहुत सारी बातें हुई। परंतु ये अपने आप में जो दिखाता है कि कहीं ना कहीं, और इसमें बिल्कुल आपने जैसे कहा कि एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में बाहरी शक्तियां भी कहीं ना कहीं जो हमारे वीक पॉइंट्स हैं उनको ढूंढती हैं। तो ये कहीं ना कहीं वीक पॉइंट्स, और इनको आज के संदर्भ में जो जेन जी को लेकर एक जो बांग्लादेश में हुआ, जो श्रीलंका में हुआ, और या जो अभी नेपाल में हुआ, उसके भी संदर्भ में लेकर कहीं ना कहीं मतलब हमें आज भी परिस्थितियां, बहुत भारत में ऐसी परिस्थितियां नहीं हैं, लेकिन ये हमें बहुत सजग रहने की आवश्यकता है, क्योंकि बाह्य शक्तियां बहुत सारी ऐसी जो लोग हैं जो नहीं देखना चाहते कि भारत एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभरे, और वो कहीं ना कहीं ये रास्ता आज के युवा, आज के जो विश्वविद्यालय हैं उनके माध्यम से उस रूट को तलाशने का प्रयास कर रहे हैं। और उस कड़ी में ही आप देखें तो ये जेएनयू में होने वाली जो ये इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो भी कहीं ना कहीं उससे जुड़ती हैं। अभी प्रोफेसर निवेदिता मेनन का रिटायरमेंट हुआ है जेएनयू से, तो अच्छा। वो भी एक बहुत वायरल एक वीडियो था जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था, जिसमें उनको जो स्टूडेंट्स थे वो घेर करके लाल सलाम के नारे लगा रहे हैं, उनके लिए बोल रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं। वो भी वीडियो एक बहुत लोगों के बीच में था, जिसके बाद एक स्टेटमेंट आती है प्रोफेसर मेनन की। वो कहती हैं कि एनईपी जो एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के लिए कह रही हैं कि इसकी मंशा है सैफ्रनाइजेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम, मतलब भगवाकरण, जो भारत का एजुकेशन सिस्टम है उसको भगवाकरण करना। और जो वाइस चांसलर सेंट्रिक गवर्नेंस मॉडल मेक्स यूनिवर्सिटीज़ यूनिकली
ससेप्टेबल टू द आइडियोलॉजिकल टेक ओवर वंस पॉलिटिकल पावर इज कंसोलिडेटेड। मतलब कि ये सब कुछ एक पॉलिटिकल विचारधारा के एक आइडियोलॉजिकल टेक ओवर के अंतर्गत इस तरीके से वाइस चांसलर के भी रोल को लेकर के वो अपनी स्टेटमेंट देती हैं। देखिए क्या है कि बड़े लंबे समय तक ना यही बताया गया पूरे शिक्षा व्यवस्था में कि जो मतलब भगवा रंग से आपको क्या आपत्ति है, भगवा तो हमारे देश का रंग है, भगवा रंग। अगर भगवा रंग की बात हो भी रही है तो हम यही इसी को आप जो ये भगवा रंग को लेकर इन्होंने जो टिप्पणी करी है, ये कहीं ना कहीं आप देखें तो जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा जो अछूती रह गई जो इतने पिछले 7 दशकों से, उसी को इन्होंने जो है उस पर टिप्पणी करी है। भगवा रंग तो भगवा रंग क्या है, भगवा तो त्याग का रंग है। आप चाहे शिवाजी महाराज और ऋग्वेद में भगवा ध्वज की बात करी गई है। तो जो हमारी सांस्कृतिक पूंजी है, हम उस पूंजी को क्या अपने विश्वविद्यालयों में ना पढ़ाएं, अपने महाविद्यालयों में ना पढ़ाएं, क्योंकि ये अभी तक इस तरह की मानसिकता के लोग अभी तक यही करते आ रहे हैं। और ये तो एक बहुत महत्वपूर्ण भाग होना चाहिए था जो नहीं रहा। भारत की जो है हमारी जो एक तरह से सांस्कृतिक विरासत है, और उसके साथ साथ हमारी जो एकेडमिक जो एक हमारा जो इन्फ्लुएंस रहा इतना लंबा, जिसमें कि विश्व भर से नालंदा में पढ़ने विश्व भर से जो है छात्र आते थे, 1000 से या कितना 3000 छात्र जो है एक समय पर वहाँ पढ़ाई करते थे। उसको ध्यान में रखते हुए आप इस तरह की जो टिप्पणी करना राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर, यह मैं कह रही हूँ कि मुझे जो समझ में आता है कि आज ये जो 1947 में जब भारत स्वतंत्र हो उसके बाद जो होना चाहिए था वो आज हो रहा है। जो पिछले 7 दशकों में जो एक इतना बड़ा गैप आया, उस गैप की जो है हमें उसे पूरा जल्दी से जल्दी पूरा करना है। तो आप जब भगवा ध्वज को जब चिन्हित कर रहे हैं तो सिर्फ भगवा ध्वज को नहीं चिन्हित कर रहे हैं, आप हमारी पूरी सनातन संस्कृति को के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। हम अपनी सनातन संस्कृति को क्या अपने विश्वविद्यालयों में ना बताएं उसके विषय में? उसमें जिस संस्कृति में एक स्त्री को पूजा जाता है, उसको एक विदुषी के रूप में हम देखते हैं, एक वीरांगना के रूप में हम जिसे देखते हैं, ऐसी जो संस्कृति है उसको हमें क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए? आज जो पश्चिम में जो है मतलब औद्योगिक क्रांति के बाद जो बातें आई, वो हम वैचारिक रूप से सांस्कृतिक रूप से तो हम हमेशा समृद्ध रहे। कुछ समय हमारा 1000 साल का जो एक बहुत एक ऐसा समय रहा जिसमें कि आक्रांता आए और बहुत सारे और कारण आए, जिसके कारण समाज में कुछ ना कुछ जो है वो हम ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें आई जो अच्छी नहीं थी। तो लेकिन उस रूढ़िवादी विषय को निकालने का काम भी हमारे ही समाज ने किया है, क्योंकि हम एक प्रगतिशील समाज है। तो इस तरह की जो बयान आते हैं जिनमें, और जो कुलपति हैं वो आज जो भारत सरकार अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से अगर कुछ विषय को लेकर आ रही है विश्वविद्यालयों में, तो वो भारत की जो अपनी जिसे हम कहते हैं नेटिव नॉलेज है, उस नेटिव नॉलेज को वो विश्वविद्यालयों में लाने का प्रयास कर रहे हैं। विषय क्या रहा कि एक इतने लंबे समय तक इसी प्रकार की मानसिकता के कारण हमारे अंदर एक हीन भावना को जो है बढ़ाया गया कि हम कुछ नहीं थे, हम जो है सिर्फ एक वी वर अ कंट्री ऑफ स्नेक चार्मर्स, दैट इज़ ऑल वी वर, राइट। हमारे यहाँ तो सिर्फ सती प्रथा जो है वो, इसलिए हम महिलाओं पे ऐसा अत्याचार करते थे। लेकिन इतनी बड़ी सांस्कृतिक विरासत को बिल्कुल जो है शिक्षा व्यवस्था से बाहर कर दिया गया। आज के जो कुलपति हैं वो उसे वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर उसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से वापस लाने का प्रयास किया जा रहा है, उसे आज के संदर्भ में जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, तो उसको तो कहीं ना कहीं उसका हमें स्वागत करना चाहिए। मैं एक छोटा सा आपको इसमें उदाहरण, मतलब जो ये मतलब हमें हीन भावना से ग्रस्त हमें एक लंबे समय तक किया गया, क्योंकि आज आप पश्चिम की तरफ देखिए, हर चीज़ के लिए आप पश्चिम की तरफ देखिए, है ना। एक संदर्भ जो है मैं आपको बताती हूँ कि जब ब्रिटिश भारत में आए उस समय एक ब्रिटिश डॉक्टर थे, डॉक्टर हेलेन स्कॉट। वो भारत आए 1790 के आसपास आए। आप उनको गूगल में सर्च कर सकते हैं, जो कार्यक्रम आपका देखेंगे वो भी शोध कर सकते हैं। तो लिखा है कि भाई वो मेडिकल डॉक्टर थे और 30 वर्षों तक वो भारत में रहे और बड़े समृद्ध, ही वेंट बैक अ वेरी रिच मैन,
है ना। अब वो डॉक्टर तो थे, वो मुंबई आए, मुंबई के पास वो कहीं रहते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के वो एम्प्लॉय थे और वो लोगों का इलाज करते, लेकिन उसके साथ साथ उनका एक काम क्या था, उनका काम ये था कि भारत की जो नेटिव नॉलेज है उसको कलेक्ट करना और उसको यहाँ से विदेश भेजना। जो उन्होंने पत्र लिखा है, और जो वो पत्र है वो पत्र किसी और को नहीं, जो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन जो है एक वो बड़ी प्रतिष्ठित संस्थान है, आज के दिन में भी जो बड़े बहुत ही ज़्यादा जो अच्छा जो कार्य करने वाले शोध के दिशा में जो ऐसे साइंटिस्ट होते हैं उनको वहाँ से फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी कहा जाता है। उनके आगे FRS लगता है, FRS इन फिजिक्स, FRS इन केमिस्ट्री, इस तरह से लगता है। तो उन लोगों इस तरह का जो फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी है उसके जो प्रेसिडेंट थे उनको उन्होंने पत्र लिखा 1790 में। एक पत्र, मतलब उनके जैसे ऐसे बहुत सारे लोग थे भारत में, और उस पत्र में 1790 में वो क्या लिखते हैं कि मैंने यहाँ की नेटिव पॉपुलेशन है वो कैसे कॉटन को, कपास को कैसे रंग करती है, मैंने उसका तोड़ ढूंढ लिया है, और वो एलम में कौन सा ऐसा जो केमिकल या जो मिलाते हैं जिससे कि जो सूती कपड़ा है उसका रंग इतने लंबे समय तक, रंगीन कपड़ा इतना अच्छा रहता है, और इसको सैंपल मैं आपको भेज रहा हूँ। ये वो उस पत्र में लिख रहे हैं, और ये बाकायदा ब्रिटिश गैजेट में है ये पत्र 1790 का। और उसके बाद वो उसमें लिखते हैं, ये भी बता रहे हैं कि मैं आपको क्यों इसको भेज रहा हूँ। वो लिखते हैं कि मैं आपको ये इसलिए भेज रहा हूँ क्योंकि इस समय हमारे देश में जो है वो कॉटन इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करी जा रही हैं, तो ये आपके काम आने वाली चीज़ हो सकती है, और अगर आपके ये काम आए तो आप मुझे बताएं, मैं इसमें और भी आगे जानकारी प्राप्त करूँगा। और इस पत्र में वो ये भी लिख रहे हैं कि ये जो नेटिव्स हैं ना, इनको ये लालची नहीं है, दे आर नॉट वेरी ग्रीडी एंड दे आर हैप्पी इफ दे गेट देयर 2 मील्स एंड अ लिटिल मोर। और ये भी लिख रहे हैं कि ये कहीं भी जो है लिखा नहीं हुआ है, जो ये नॉलेज है इनकी, ये कहीं लिखी, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट दिस, बिकॉज ये क्लोज्ड कम्युनिटीज़ हैं जो ये काम करती हैं, और ये किसी को ये बातें, जो ये पूरी टेक्निक है, बताती नहीं है आसानी से, और ये कहीं भी लिखित नहीं है, ये वर्ड ऑफ माउथ से फ्रॉम फादर टू सन या ऐसे जनरेशन से नीचे जाता है। तो इसीलिए मेरे पास कोई पुस्तक भी नहीं है। तो वो ये भी बता रहे हैं कि भाई मैं कितना काम कर रहा हूँ यहाँ। ऐसा ही वो एक और पत्र लिखते हैं डॉक्टर हेलेना स्कॉट, और उसमें ये बताते हैं कि जो यहाँ भारत में या इंडिया दे मेक वंडरफुल लाइम, और इसको लोकली यहाँ चूनम कहते हैं, और जो ये प्रिपेयर करते हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, जो शिप्स में जो लीकेज होता है उनके लिए भी और दीवारों पे लगाने के लिए बहुत एक्सेलेंट क्वालिटी है। इसका भी मैं आपको जो संदर्भ है, फॉर्मूला है, मैं आपको भेज रहा हूँ। तो मतलब ये तो ऐसे बहुत से संदर्भ हैं। तो हमारे यहाँ से आके आज अगर आपको ध्यान होगा तो बड़ा शिक्षा संस्थानों में प्लेगियरिज्म की बहुत बात होती है कि भाई किसी ने किसी का कॉपी कर लिया और अपना शोध पत्र, रिसर्च आर्टिकल छाप लिया, और उसके लिए अब बहुत सारे टूल्स आ गए हैं। तो ये क्या था जो हमारी ज्ञान परंपरा से आप इतनी सारी चीज़ें लेके भारत से बाहर गए, लेकिन क्या कभी हमें इसके लिए एक्नॉलेज किया गया, धन्यवाद दिया गया? हम प्रेरणा स्रोत की बात, हम ये नहीं कह रहे कि भाई ठीक है आपने उसमें कुछ अपने एक्सपेरिमेंट, लेकिन प्रेरणा तो आपने हमसे, हमारे यहाँ से ली ना। क्योंकि जनरल परसेप्शन तो यही है कि अंग्रेज़ आए क्योंकि हम लोग वीक थे, हमारे पास उतना थॉट प्रोसेस नहीं था, तो यहाँ पे रेलवे की जो पूरी लाइनें बिछाई गई, रोड ट्रांसपोर्ट को अच्छा किया गया, बहाल किया गया, खाने पीने का हमें इतना ज़्यादा तौर तरीके नहीं पता थे, बीमारी से लोग मर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें जो कि बहुत अच्छा हुआ कि ब्रिटिश काल आया और भारत इवॉल्व हुआ। हाँ, कई पुस्तकों में, हाँ, कई पुस्तकों में यही लिखा हुआ है कि जो नैरेटिव है वो यही है कि ब्रिटिश का आना, क्योंकि भारत उस वक्त वीक था, वो अपनी केयर खुद से नहीं कर पा रहा था, उसको पता ही नहीं था कौन से डायरेक्शन में जाना है, मुगलों के अधीन था, चीज़ें पता नहीं थी, क्योंकि कई 500-600 वर्षों से वो मुग़ल शासन में था, उससे पहले 400 साल रहा दिल्ली सल्तनत के। तो ये जो काल आया ये भारत के लिए बहुत बढ़िया, 200 साल जो ब्रिटिश के रहे वो बहुत बढ़िया काल रहे। बिल्कुल यही नैरेटिव बनाया ना, कपड़े पहनने का नहीं था तो कपड़े पहनने का तौर तरीका सिखाया। एनीवे, लास्ट सवाल मैं आपसे गीता जी इस पॉडकास्ट में पूछूंगी कि NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो पूरा जो साइकिल है, जो पूरा प्रोसेस है, उसको कैसे आप देखती हैं? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है जुलाई 2020 में लागू हुई, और आप अगर देखें तो
इसको अभी लागू हुए 5 साल हो गए हैं, लेकिन हम देखें तो इफेक्टिवली 3 साल अभी मिले, क्योंकि 2 साल आप ये लगा लीजिए, 20 में कोविड हो गया, फिर 21 में भी, 22 से कुछ कुछ शुरू हुआ, 23 से उसको फुल फ्लेज लागू किया जा रहा है। और एक आमूलचूल मैं सोचती हूँ कि परिवर्तन शिक्षा व्यवस्था में लाने का प्रयास भारत सरकार ने किया है, और इसके लिए उन्हें धन्यवाद और साधुवाद भी है, क्योंकि शिक्षा नीति में एक बड़े लंबे समय से जो एक कंपार्टमेंटलाइजेशन हो रखा था कि हर विषय अपने अपने से कहीं बाहर नहीं निकल पाता था, तो आज जिस प्रकार की तकनीक के कारण जिस प्रकार की शोध की आवश्यकता है, पहली बात जो शोध की आवश्यकता है, उसमें शिक्षा नीति बहुत ही साफ शब्दों में कहती है कि हमें अपने साइलोज से बाहर आने की आवश्यकता है। और इसलिए क्या किया है, पाठ्यक्रम में विकल्प है। पहले विद्यार्थी क्या है, आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो उसके साथ आप या तो केमिस्ट्री पढ़ सकते हो या आप मैथमेटिक्स पढ़ सकते हो, कुछ और नहीं पढ़ सकते। लेकिन आज अगर विद्यार्थी फिजिक्स के साथ म्यूज़िक पढ़ना चाहता है, या इंग्लिश पढ़ना चाहता है, या हिस्ट्री पढ़ना चाहता है, इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहता है, तो उसके पास अब शिक्षा व्यवस्था में जो पाठ्यक्रम का ढांचा है उसमें ये व्यवस्था है कि वो इस तरह के उसके पास विकल्प हैं। अ स्टूडेंट हैज़ मेनी ऑल्टरनेटिव्स टू चूज़ फ्रॉम इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट्स। एक ये दूसरी सबसे बड़ी बात, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि हमें शिक्षा का जो हमारा आधार है वो आधार हमारा भारतीय जो हमारी संस्कृति है उससे प्रेरणा लेकर होना चाहिए। और इसीलिए जो हमारा भारतीय ज्ञान परंपरा है, इंडियन नॉलेज सिस्टम है, उसको जो आज की वर्तमान जो भी पाठ्यक्रम चल रहे हैं उनके साथ उनको इंटीग्रेट करने की पहली बार, स्वतंत्र होने के बाद पहली बार ऐसा प्रयास किया जा रहा है। और ये ऐसा नहीं है कि इससे पहले जो हमारे शिक्षाविद थे उन्होंने इस विषय में ध्यान आकर्षण नहीं किया। जो पहला हायर एजुकेशन कमीशन बना था 1947 में के बाद, मतलब स्वतंत्र होने के बाद, जिसको कि डॉक्टर राधाकृष्णन जिसके चेयरमैन थे, उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी 47 में, उसमें उन्होंने सबसे पहली बात ये लिखी थी कि जो हमारी अभी तक की व्यवस्था है उसमें हायर एजुकेशन जो है वो इंग्लिश में है, और हम सबसे पहला काम जो हमें करना चाहिए, जो हमारी भारतीय भाषाएं हैं उनमें हमें अपने पाठ्यक्रम बना के हायर एजुकेशन उसमें देनी चाहिए। आप सोचिए अगर 1950 में अगर इस बात को मान लिया गया होता तो आज हमारी शिक्षा व्यवस्था का क्या स्वरूप होता। और एनईपी ने वही बात करी है। पहली बार ऐसा हुआ है कि जितनी भारतीय भाषाएं हैं उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिला है। दे ऑल आर बीइंग ट्रीटेड इन एन इक्वल मैनर। आज पाठ्यक्रम बन रहे हैं। भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा जो कोष है अपना, पिछले वर्ष ही वित्त मंत्री ने 500 करोड़ का अलॉटमेंट सिर्फ जो है भारतीय भाषाओं में पुस्तकों को लाने के लिए, इस प्रयास के लिए एलोकेट किया है। और ये आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि सबसे पहले अगर आपको भाषाओं में पढ़ाना है तो पुस्तकें चाहिए। अब भाई देखिए, जो ऐसा तो है नहीं कि हम अकेले देश हैं जिनकी जो है अंग्रेजी जिनकी नेटिव लैंग्वेज नहीं है। और सबसे बड़ी बात 2011 का अगर आप सेंसस उठा के देख लें तो उसमें मात्र 11% से भी कम व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि अंग्रेजी हमारी अपनी फर्स्ट लैंग्वेज मानते हैं। मतलब थर्ड लैंग्वेज तक इंक्लूड करके भी 11% थे, है ना। तो आप जापान चले जाइए, जर्मनी चले जाइए, वहाँ पे जैसे अगर किसी बहुत अच्छा डॉक्टर है, उसने कोई पुस्तक लिखी है, अमेरिकन है वो, तो उसको जर्मनी में अनुवाद किया जाता है। जापानी में जो पब्लिशर है उसे अनुवाद करते हैं, क्योंकि उसकी ये डिमांड है कि भाई बहुत अच्छी पुस्तक है, इसको आप इसका अनुवाद करिए, और वो अनुवादित उसको पढ़ते हैं। तो ये कहना कि भाई जो आज की मॉडर्न जो एजुकेशन सिस्टम है या जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं उनको हम अपनी भाषाओं में नहीं पढ़ सकते, ये सिर्फ हमें, क्योंकि एक बड़ा लंबा समय ऐसा रहा कि हमारी इस तरह की सोच बन गई उस शिक्षा व्यवस्था में कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इस पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने बहुत जो है इस विषय पर जोर दिया है, एम्फेसिस दिया है, और एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। तो आने वाले समय में, और कहीं ना कहीं हमें अपने मैं कहती हूँ कि अभिभावकों को भी ये, क्योंकि सबसे पहले तो वही इस बात को निर्णय करते हैं कि हमारे बच्चे किस शिक्षा व्यवस्था में पढ़ेंगे, तो ये बहुत आवश्यक है कि हम अपनी भाषा, क्योंकि जिस तरह हम अपनी भाषा में सोच सकते हैं, जिस तरह से जो क्रिएटिविटी है जो हमारे अंदर अपनी भाषा में आएगी, वो अंग्रेजी से कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी भाषा है, सीखनी भी चाहिए, आनी भी चाहिए। आप अलग अलग देशों में जाते हो तो वहाँ आपके पास एक भाषा रहती है, लेकिन
उसकी प्राथमिकता कहाँ हमें रखनी है, ये इस बात पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने जोर दिया है। तो इन सब मानकों को ध्यान में रखते हुए ये आवश्यक है कि आने वाले समय में कई ऐसे राज्य हैं जो केवल राजनीतिक कारणों से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू नहीं कर रहे हैं। कुछ राज्य तो ऐसे भी हैं, कर्नाटक जैसे, जिन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू हुई थी उसको वापस कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं आप देखें तो हम अपने जो भावी नागरिक हैं उनके भविष्य के साथ खेल रहे हैं। शिक्षा को हमें कहीं ना कहीं इस तरह की जो राजनीतिक विषयों से भिन्न रखकर इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि उसका मूलतः विषय क्या है, आप क्या बात कर रहे हैं। हम कोई परेशानी है कि अगर हम तमिल में पढ़ाएं अपने विद्यालयों में, तमिल एक माध्यम रहे शिक्षा का, इसमें क्या बंगाली माध्यम रहे शिक्षा का, तो अच्छी बात है। इसको तो बल्कि सरकारों को, राज्य सरकारों को जो है इसको एक एनकरेजमेंट देना चाहिए। लेकिन एक इसको लेकर आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं राजनीतिक कारणों से कुछ राज्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में देरी कर रहे हैं। परंतु मुझे लगता है आज नहीं तो कल, क्योंकि जब आप वहाँ से पढ़ा हुआ विद्यार्थी जब बाहर दूसरे जगह जाता है, क्योंकि देश तो हमारा पूरा एक है, एक जगह पढ़ने वाला व्यक्ति काम करने कभी मुंबई जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, दिल्ली के लोग बेंगलोर जा रहे हैं, तो सब आपस में जो है भाषाओं को लेकर हमें एकमत रहने की आवश्यकता है। और आगे आने वाले समय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुत अपने आप में एक मैं समझती हूँ कि भारत के विकास में एक बहुत आधार स्तंभ जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति और एक क्रांतिकारी एक भूमिका निभाएगा ये शिक्षा प्रणाली में भारत की। हाँ बिल्कुल। चलिए गीता जी, आज आपसे मैंने जैसे शो के स्टार्टिंग में ही बोला था कि बहुत इंट्रीगिंग और बहुत ही इंफॉर्मेटिव ये जो सेशन है, आज का डिस्कशन पॉडकास्ट रहने वाला है, वो वाकई में उन्हीं लाइंस पे रहा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर बात हुई। हर शो पे, हर एपिसोड में ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो बहुत ही इंट्रीगिंग होते हैं, जिनके बारे में लोगों को नॉलेज कम होती है या होती ही नहीं है। पब्लिक डोमेन में बहुत कुछ होता नहीं। आपने आज उन्हीं कुछ फैक्टर्स पे बात करी, उन्हीं कुछ हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स के बारे में बात की, ऐसे कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बात की जो भारत की जब बात होगी भारत के इतिहास की, एक स्वर्णिम अक्षरों में उन सभी का नाम, वो सारे इंसिडेंट्स आप जैसे लोग अगर बात करते रहेंगे, याद दिलाते रहेंगे, ज़रूर होती रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में आने के लिए। स्मृति जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अवसर दिया और बहुत सारी बातें आपके साथ करने का, और आपके माध्यम से बहुत लोगों तक, आपका इतना पॉपुलर शो है तो उसके माध्यम से ये विषय बहुत लोगों तक जाए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल मंथन में इतना ही। नमस्कार।